हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला लेक्चर चल रहा था जिसमें अल्कोहल और फिनॉल टोटली वहाँ पर फिनिश हो चुका था, जिसमें उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो सारी रिएक्शन जो भी थी वो सब कुछ हो चुका था। आज उसी में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर ईथर। तो ईथर की जो शुरुआत होती है यहाँ पर हम लोग उसके प्रिपरेशन मेथड से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। दो प्रिपरेशन मेथड आपको बताए गए यहाँ पर, दोनों के लिए कुछ कंडीशंस हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर आपको बताया गया ईथर्स के बारे में, और ईथर के लिए कहता है कि प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ठीक है, तो ईथर में भी कह रहे हैं कि हम उसके प्रिपरेशन से ही डायरेक्टली यहाँ पर देखते हैं। जो इसका पहला मेथड यहाँ होगा बाई डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, दो मेथड्स है, पहला मेथड यहाँ पर, तो उसी के हिसाब से जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसे यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। पहले यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे। तो चलो यहाँ पर आता है प्रिपरेशन ऑफ ईथर से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ईथर, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ ईथर में जो पहला मेथड हमें बताया जा रहा है यहाँ पर, नंबर 1 कहता है बाई डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल से का डिहाइड्रेशन करा करके हम बना सकते हैं। कैसे होगा उसको देखो यहाँ पर। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, वहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी रिएक्शन हम पढ़ चुके, लेकिन वहाँ पर ईथर नहीं कुछ और बन रहा था। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये हो जाता है CH3CH2OH। हमारे पास यहाँ पर एक अल्कोहल है, और इस अल्कोहल की एक खास बात आपको ध्यान देना है। यहाँ पर हम एसिड की प्रेजेंस में इसका डिहाइड्रेशन कराते हैं। कह रहे हैं कि अगर हम इसको क्या करते हैं यहाँ पर H2SO4 के साथ, और वो भी आपको कितना 443 केल्विन टेम्परेचर के साथ हीट करेंगे, तो याद रखना यहाँ पर क्या हो जाता है, ये अल्फा ये बीटा, ये बीटा एलिमिनेशन करेगा OH अल्फा पोजीशन से, और बीटा पोजीशन से H यहाँ से एलिमिनेट होगा और जाकर के आपका एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाता है, एल्कीन। मतलब यहाँ पर हो जाएगा वाटर निकल करके ये। तो सवाल आता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम तो ईथर बना रहे थे, यहाँ पर क्या बन जाता है, एल्कीन। कह रहे कि एक और तरीका है। कह रहे बस यहाँ पर आपको क्या करता है, कंडीशंस देनी पड़ेगी। आपका यहाँ पर अल्कोहल जो भी रहे, कह रहे वो प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, ऐसे। और कह रहे H2SO4 वो भी कितना 413 केल्विन टेम्परेचर, कितना 413 केल्विन टेम्परेचर। अगर यहाँ पर इसको डिग्री सी में लिखते हैं लगभग 170 के आसपास। ठीक है, 273 आपको घटा देना इतना डिग्री सी, और यहाँ पर लगभग 140, मतलब टेम्परेचर को हमें कम कर देना पड़ता है। ठीक है, टेम्परेचर को हम क्या करेंगे वहाँ पर कम कर देते हैं। अब बताओ यहाँ पर 140 डिग्री सी अगर इतना हम लोग करते हैं, तब आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर क्या हो जाता है, ईथर बन रहा है CH3CH2OCH2CH3। ऐसे ईथर जिसमें ऑक्सीजन के दोनों साइड जो भी कार्बन की चेन है सेम होती है, उसको कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर। और याद रखना जो मेथड आपको मैं पहला वाला यहाँ पर बता रहा हूँ, बाई डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इससे जो भी यहाँ पर ईथर बनेगा वो हमारे सिमेट्रिकल ईथर बनते हैं। ठीक है, सिमेट्रिकल ईथर, ये आपको ध्यान देना। केवल और केवल सिमेट्रिकल ईथर यहाँ पर बनता है, क्योंकि ये इतना बनना इससे आसान नहीं होता है। यहाँ पर बहुत कंडीशंस देनी पड़ती है। जैसे आप देख रहे हैं, अगर ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो एल्कीन बनाना पसंद करने लगता है, क्योंकि इसका अगर देखा जाए अल्कोहल को डिहाइड्रेशन कराना एसिड के साथ ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन हम उसका डिहाइड्रेशन करा रहे हैं। यहाँ पर हम कह रहे हैं क्या, H2SO4, लेकिन टेम्परेचर को हम कितना कर रहे हैं, यहाँ पर 413 केल्विन टेम्परेचर रख रहे हैं। टेम्परेचर को डाउन करते हैं, तब जाकर के प्राइमरी अल्कोहल से यहाँ पर आपका ईथर बन सकता है। लेकिन याद रहे आपका ओनली प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए, इस भी आपको भी ध्यान देना है। जो भी आप यहाँ पर लेके चलोगे वो प्राइमरी अल्कोहल ही होना चाहिए। ठीक है, तो जा करके तब वहाँ पर आपका ईथर बनेगा, अगर आप ये कंडीशंस देते हैं। फिर एक सवाल आता है, भाई हमारे इस अल्कोहल में केवल 2 ही कार्बन था, है कि नहीं, लेकिन जो हमने ईथर बना दिया है, इस ईथर में 1 2 3 और 4 4 कार्बन। तो सवाल आता है 2 से 4 कैसे हो गया। इसका मतलब याद रखना कि इसके 2 मॉलिक्यूल्स का यूज होता है, या फिर कह सकते हैं 2 मोल का यूज होगा जब हम ईथर बनाएंगे। और जब अल्कोहल बनाएंगे 1 मोल से ही हो जाएगा, अल्फा से OH, बीटा से H हमारा हट जाता था। तो टेम्परेचर का रोल है इस क्वेश्चन, अगर इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो मेनली वो टेम्परेचर पे ही आपको वहां पर घुमा फिरा सकते हैं, केल्विन का टेम्परेचर और डिग्री सी का। कोई एक आप याद कर लो, केल्विन उसने बताया है बुक में, तो केल्विन का याद रखकर कभी डिग्री सी बोले तो वहां पर आपको 273 आपको घटा देना, 273 घटा देंगे इस केल्विन में से, जो भी होगा आएगा वो आपका वहां पर डिग्री सी वाला टेम्परेचर हो जाता है। तो ऐसा कुछ होता है। लेकिन अगर यहीं पर हम बात करें कि ये सब तो हो गया,
ठीक है। जब भी हमें वहां पर इतना कम टेम्परेचर देने को मिले आपको, जैसे यहाँ पर आपकी बुक में इथेनॉल का एग्जांपल लिखा गया, लेकिन आपको याद रखना अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लेके चलते हैं एसिड के साथ लो टेम्परेचर पे हीट करेंगे तभी जा करके क्या हो जाता है कि यहाँ पर ईथर बनता है। लेकिन अब समस्या एक ये है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, आखिर 2 से 4 कैसे हो गया और कैसे बन जाता है ईथर, उसकी बात करते हैं। तब मैं इसको मिटा रहा हूँ और यहाँ पर आपको मैकेनिज्म बताता हूँ आखिर कैसे ईथर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तब यहाँ पर इसी एग्जाम्पल को लेकर के चलूंगा आगे। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि अगर हम ये रिएक्शंस लेते हैं CH3 CH2OH और इनकी रिएक्शंस करा रहे H2SO4 की जहाँ पर केवल H+ भी लिख सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर याद रहे 413 केल्विन। तो अभी मैंने आपको बताया भाई यहाँ पर ईथर बनेगा CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक, ऐसे बन जाता है। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं, ये तो हो गया, लेकिन ये होगा कैसे उसको देखते हैं। इसके मैकेनिज्म आपकी बुक में लिखता है, मैकेनिज्म उसको देखेंगे। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर कहता है ना, जो हम H2SO4 एसिड का यूज कर रहे हैं, एक्चुअली में एसिड क्या करेगा, वो अपना H+ निकालेगा और उस H+ को अल्कोहल क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेता है। क्योंकि अल्कोहल के पास आपको पता है लोन पेयर है, तो ये बेस की तरह भी अच्छा खासा काम करता है। तो जो H+ यहां पर आया है उस H+ को ये जोड़ लेता है। हम इसको कह सकते हैं प्रोटोनेशन। अल्कोहल का क्या हो गया, प्रोटोनेशन। फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे, कहेंगे CH3 CH2O, O के पास एक H पहले से था, एक H और आ जाता है, ये हो जाता है, इसको कहते हैं वो ऑक्साइम बन जाता है। अब सवाल आता है यहाँ पर क्या होगा। आपको पता होना चाहिए, इसे बहुत जगह लगभग हर एक चैप्टर से कहीं ना कहीं इसका यूज ही होता है। अगर यहाँ पर वाटर आकर के इससे जुड़ गया, मतलब यहाँ पर H+ आकर के इससे जुड़ गया, तो अब ये ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसको कोऑर्डिनेट किया है, अब इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना चाहेगा। और खत्म करने के लिए वो कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं तोड़ सकता, क्योंकि अभी अभी उसी टाइप का बॉन्ड बना है। अगर उसको तोड़ना होता तो आगे क्यों बढ़ता, यहीं पर रुक जाता। अब वो कोई नया बॉन्ड तोड़ेगा, और वो कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा, आपको पता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड। और जब कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो आपको पता है यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव। और इसको पता है कि यही सारी चीजों को देख करके एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल, ध्यान से समझना, एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल, ये सारी कंडीशंस हम जब लो टेम्परेचर पे करा रहे तब। तो अब क्या हो जाता है कि इनके इस अवस्था को देख करके एक अल्कोहल मॉलिक्यूल को और पता चला इन्हीं की तरह कि अभी इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। ये अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए, ठीक, अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए यहाँ पर क्या कर जाता है, इस बॉन्ड को हेटेरोलेटली तोड़वाएगा और इसी फिराक में यहाँ पर बैठ गया दूसरा एक अल्कोहल मॉलिक्यूल CH3 CH2। अब बताओ कि यहाँ पर O, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था। अब आपको ध्यान देना, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा यहाँ पर अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल एक न्यूक्लियोफाइल बन करके इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि यहाँ से एक बॉन्ड टूटने वाला है। धीरे धीरे ये बॉन्ड टूटेगा और धीरे धीरे इस ऑक्सीजन का लगाव इस कार्बन से बढ़ने लगता है। और इस टाइप का अगर आप मैकेनिज्म देखें कि एक तरफ से बॉन्ड का बढ़ना, एक तरफ से बॉन्ड का टूटना, तो इसको हम यहाँ पर कहाँ पर पढ़ाए थे, मैंने आपको यहाँ पर SN2, यहाँ पर एक SN2 मैकेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट होगा। किसका होगा? SN2 मैकेनिज्म का इन्वॉल्व होगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे एक समय आएगा ये बॉन्ड टूट करके निकल जाएगा, और ये जब टूटेगा तो आपको पता है वाटर बन के निकलेगा और ये जा करके यहाँ पर जुड़ जाता है। तो आप बताओ कि यहाँ से अगर मैं लिखूँ, यहाँ से ध्यान देना, ठीक है, आप कहेंगे CH3 CH2 और इससे आकर के कौन जुड़ेगा, ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन से। यहाँ पर देखो ये ऑक्सीजन जोड़ दिया। अच्छा, इस ऑक्सीजन के पास पहले से एक H है, उस H को मैं नीचे लिख देता हूँ। फिर उसके बाद इससे जुड़ा हुआ CH2CH3, इसको लिखता हूँ CH2CH3। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि ये जो ऑक्सीजन है अल्कोहल का, जो न्यूक्लियोफाइल बन गया है, ठीक है, ये इस पे ऊपर जैसे यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, तो आपको बताइए कोई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं, यहाँ पर आप बताओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर रहा है, कोई कोवैलेंट बॉन्ड नहीं। क्या बना रहा है? ये लोन पेयर के साथ, क्योंकि इसके पास 2 बॉन्ड तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये लोन पेयर के साथ इसको कोऑर्डिनेट करेगा। इसलिए इस ऑक्सीजन के ऊपर जैसे ही कोऑर्डिनेट किया आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा दूसरा स्टेप था, है समझ में? तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ एक अल्कोहल मॉलिक्यूल का किसी एक वहां पर प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर। अब थर्ड स्टेप आपको पता है क्या होने वाला है, वो आपका जो वहां पर कंपाउंड्स बना हुआ CH3 CH2O, इनके ऊपर H है और पॉजिटिव चार्ज आ चुका है इस कार्बन को कोऑर्डिनेट करने की वजह से, और इधर आ जाता है CH2 CH3, ठीक है। ये अब आएगा फिर से ऑक्सीजन क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पर कभी ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आया था, अब यहाँ पर फिर से आ गया
और याद रहे जो अभी अभी बॉन्ड बना है उसको नहीं तोड़ेगा, कोई पुराना बॉन्ड तोड़ेगा। अगर इस OH की बात करते हैं, यहाँ पर ये ऑक्सीजन, इसके साथ अभी ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड बना है, ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड बना है, तब ऑक्सीजन कार्बन वाला कोई बॉन्ड नहीं तोड़ेगा। अब वो कोई नया बॉन्ड तोड़ेगा, पुराना बॉन्ड तोड़ेगा, मतलब कौन सा आप बताओगे? ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड। ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर क्या आ जाता है? प्लस। तो आपको होता है माइनस और प्लस एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रल, और H प्लस यहाँ से निकल चुका है, तो आपका यहाँ पर फाइनल ईथर बन जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है ऐसे। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? H प्लस, बताओगे H। ऐसा लग रहा है कि जो H प्लस पहले स्टेप पे यहाँ पर रिलीज किया गया, एक्सेप्ट किया गया था प्रोटोनेशंस में, ऐसे आखिरी स्टेप उसको निकाल दिया गया। तो यहाँ पर मैकेनिज्म में आपने देखा कि कैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेशन होते ही एक दूसरा निक्लोफाइल, यहाँ पर एक दूसरा उसी की तरह अल्कोहल मॉलिक्यूल निक्लोफाइल बनकर के इससे जुड़ने लगता है। और अगर यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता तो प्रोटोनेशन होते ही ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता, कार्बोकैटायन बनता, फिर यहाँ पर डीप्रोटोनेशन हो जाता, ठीक है। ऐसा सब कुछ वहां पर होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। लो टेम्परेचर की वजह से एक एल्कोहल मॉलिक्यूल को मौका मिल रहा है धीरे धीरे जाकर के ये बॉन्ड जैसे टूटेगा यहाँ पर जाकर के जुड़ने का। अगर हाई टेम्परेचर होता है ये इस पर अटैक नहीं करता, यहाँ से एक H प्लस निकल लेता है, यहाँ पर एल्कीन बन जाता, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ऐसा। और आपको कह रहे हैं कि अगर हम सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल यूज करेंगे और उनसे चाहते ईथर बना ले इस टेक्निक से, तो वहां पर कभी नहीं बनेगा, ठीक है। आपको कहता है कि वहां पर क्या होता है? एलिमिनेशन होने लगता है, और वहां पर लगभग ये मान के चलो आपका एल्कीन ही बनेगा। हाँ, प्राइमरी अल्कोहल के केस में आप लो टेम्परेचर के साथ चलोगे, ये चांसेस है कि वहां पर ईथर बन जाए। सेकेंडरी और टर्सरी के लिए क्या होता है? वहां पर एल्कीन बनने के चांसेस है। और बताया गया एक स्पेशल केस और होता है, वहां पर H1 मैकेनिज्म लग करके कुछ और स्पेशल प्रोडक्ट्स बनता है, जो कि हमें यहाँ पर नहीं ध्यान देना है। बस याद रखना है कि ये प्राइमरी के लिए ही अप्लीकेबल है, ये वाला मेथड जिससे ईथर बना रहे हैं। तो इतना आपको बस इसके बारे में याद रखना है, और जो थ्योरी आपको बताएगी उसको देखते हैं। चलो यहां से हम लोग को रीड करना था, यहां से प्रिपरेशन ऑफ ईथर, उसमें पहला मेथड आपको बताया गया यहां पर बाई डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करे तो अभी मैकेनिज्म भी मैंने आपको बताया, बाई डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करा एल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड। किसकी उपस्थिति में? प्रोटिक एसिड के। तो उसका डिहाइड्रेशन और प्रोटिक एसिड के सब पीछे हम पढ़ के आ रहे हैं। H2SO4 H3PO4 याद आया? H2SO4 प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए 85% H3PO4 था, और टर्सरी के लिए मैंने कहा था कि 20% H3PO4, वही सेम चीज़ है। द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शंस प्रोडक्ट इज, तब क्या होगा? एल्कीन या फिर ईथर भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द रिएक्शन कंडीशन। क्या बनने वाला है? एल्कीन बनेगा कि ईथर, वो तो डिपेंड करेगा आपने कैसी कंडीशन प्रोवाइड की है। कहता है फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल इज, अगर इथेनॉल की एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, इज डिहाइड्रेटेड टू इथीन, कब? इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है, 443 केल्विन टेम्परेचर पे वो एल्कीन बना देता है। लेकिन वही कहता है एट 413 केल्विन टेम्परेचर बनाता है इथॉक्सी इथेन इज द मेजर प्रोडक्ट या फिर मेन प्रोडक्ट। ये देख रहे हैं यहाँ पर H2SO4 टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल, तो एल्कीन इथीन, और वही अपने 413 केल्विन टेम्परेचर, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ईथर बन के तैयार हो जाता है। क्या बन जाता है यहाँ पर? ईथर बन जाता है। फिर अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। द फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज अ, जो ईथर बनता है वो कैसे बनता होगा? बताया गया निक्लोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन, मतलब SN2 की बात कर रहे हैं। बताया गया इन्वॉल्विंग द अटैक ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल ऑन अ प्रोटोनेटेड एल्कोहल एज इंडिकेटेड। सबसे पहले H प्लस जाकर के यहाँ पर जुड़ा, प्रोटोनेशन हो। फिर सेकंड स्टेप में आप देख रहे हैं ये जो हमारा एक और एल्कोहल मॉलिक्यूल, उसको पता था भाई यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा, माइनस यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, और यहाँ पर आ जाता है प्लस। तो इस प्लस के चक्कर में ये क्या कर देता है? निक्लोफाइल बन करके अटैक करता है। और याद रहे यहाँ पर मैकेनिज्म लिखा है ऊपर SCN2 होने वाला है, तो जा करके यहाँ पर इससे जुड़ तो गया, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये देख रहे हैं, और एक H प्लस है। फिर थर्ड स्टेप, और वाटर निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर भी बताया गया कि चाहे हम डायरेक्ट एल्कीन बनाए तब भी वाटर निकल रहा था, और ईथर बनाते तब भी वाटर यहाँ पर हटता है। फिर लास्ट स्टेप में आपको कहते हैं डीप्रोटोनेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3 CH2 OH CH2 CH3। तो यहाँ पर आप बताओ कि इसके ऊपर जो प्लस चार्ज, इस प्लस चार्ज को खत्म करने के लिए यहाँ पर क्या हो जाता है? बॉन्ड टूटता है, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर क्या जाता है? प्लस। तो माइनस प्लस एक दूसरे को न्यूट्रल करके यहाँ पर बना लेते हैं ईथर, और H प्लस वहाँ पर रिलीज हो जाता है। ऐसा कुछ यहाँ पर होता है, ठीक है। फिर आगे अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर कहा गया कि एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू गिव एल्कीन इज आल्सो एसोसिएटेड
विथ सब्सटीट्यूशंस रिएक्शंस टू गिव एन ईथर। मतलब ये दोनों चीजें वहां पर जुड़ी होती है, वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर एसिडिक डिहाइड्रेशन से आपका वहां पर एल्कीन भी बन सकता है और ईथर भी बन सकता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि द मेथड इज सुटेबल, यहां से लाइन याद रखना है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर हैविंग प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स ओनली। याद रखना, तो आपका जो एल्कोहल है, एल्कोहल में एल्काइल ग्रुप क्या होना चाहिए? प्राइमरी। इसका मतलब यहां पर बताया गया प्राइमरी एल्कोहल होना चाहिए, आया समझ में? प्राइमरी एल्कोहल होना चाहिए। बताया गया द एल्काइल ग्रुप शुड बी अनहिंडर्ड एंड द टेम्परेचर केप्ट लो। आपको वहां पर, क्योंकि मैंने कहा निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो भी SN2 एक तरफ से बॉन्ड बनना, एक तरफ से टूटना, और वो हिंड्रेंस से बहुत डरता है। कौन? SN2 रिएक्शंस। इसलिए बताया गया वो चाहता है कि हम जब जाएं जुड़ने के लिए निक्लोफाइल, तो वहां पर रुकावटें कम। रुकावटें कम कब होगा? जब वो प्राइमरी होगा। अगर आप वहां पर लेकर के बैठ के कौन सा सेकेंडरी टर्सरी, तब तो वहां पर हिंड्रेंस होगा, तब वहां पर हो नहीं पाएगा और मौका मिलेगा और जल्दी से क्या बना लेगा? एल्कीन, क्योंकि एल्कीन बनाना उसको ज्यादा पसंद है और लो टेम्परेचर पे करेंगे। अदरवाइज द रिएक्शन फेवर द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। अगर आप बचा करके नहीं चलोगे तो मान के चलो तब तो उसका मन तो पहले से ही था क्या बनाने का? एल्कीन, तो एल्कीन बना लेगा। कह रहे द रिएक्शंस फॉलोज SN1 पाथवे व्हेन द अल्कोहल इज सेकेंडरी एंड टर्शरी अबाउट विच यू विल लर्न इन हायर क्लासेस। कह रहे अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेकेंडरी टर्शरी यूज करते हैं, तो वहाँ पर SN1 पाथवे भी यूज होता है, जिसको हम लोग को पढ़ना नहीं है। ठीक है, जो हायर क्लासेस में बताया गया। यहाँ से फिर से आपको ध्यान देना, हाउएवर द डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल टू गिव corresponding ether is unsuccessful as elimination competes over substitutions as a consequence alkenes are easily formed। ये एक चीज याद रखना, यहां पर कह रहे हैं कि अगर हम क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी और किसको उठा रहे हैं भाई? टर्सरी अल्कोहल लेके चलेंगे, तो हम एक उम्मीद लगाते हैं कि शायद सब्स्टिट्यूशंस हो जाए। लेकिन याद रखना, सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा वहां पर कौन होने लगता है? एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन कंपीट कर जाता है, एक कंपटीशन चलने लगता है कि कौन पहले पहुंचेगा। तो एल्कीन वाले पहले बनने लगते हैं तो ज्यादा बनने लगेंगे, आपका सब्स्टिट्यूशन कम हो पाएगा। इसीलिए आपको एक लाइन सबसे पहले बताया गया भाई प्राइमरी एल्काइल ग्रुप होगा, मतलब प्राइमरी अल्कोहल होगा, तब वहां पर आप उम्मीद रखना कि अगर लो टेम्परेचर लेकर के चलेंगे तो ईथर बन सकता है। ठीक है, ये फिर कहता है कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द बायोमोलिकुलर डिहाइड्रेशन इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर एक हो जाता है, क्या होता है? अनसिमेट्रिकल ईथर होता है। दो डिफरेंट टाइप के अगर हम ईथर का यूज करेंगे तभी अनसिमेट्रिकल बन सकता है। सेम टाइप से हमेशा क्या हो जाएगा, वहां पर अगर ईथर जो बनेगा वो सिमेट्रिकल बनेगा। और दो डिफरेंट के लेके चलते हैं, वहां पर सब्स्टिट्यूशंस होने के, SN2 मैकेनिज्म होने के चांसेस कम होने लगते हैं। ठीक है, इसलिए कहता है भाई दो डिफरेंट टाइप का मत लेकर के चलो, अगर करना है तो सेम टाइप का लेके चलो। दो डिफरेंट टाइप लेके चलने के चक्कर पता चला कि एल्कीन बनने लगा, इसलिए हम उसको नहीं लेके चलते। चलो दूसरा और इंपॉर्टेंट मेथड है, नाम है विलियमसन सिंथेसिस। और विलियमसन सिंथेसिस को मैं पहले यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर रीड कराता हूँ एनसीईआरटी में क्या बोलता है। सेकेंड प्रिपरेशन मेथड जो यहाँ पर बताया गया, सेकेंड वो बताया गया विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस क्या है, या फिर विलियमसन ईथर सिंथेसिस इसको कहा जाता है। इसकी कंडीशंस और मेन पॉइंट्स पे हम फोकस करने वाले हैं। देखो, विलियमसन ईथर सिंथेसिस के लिए हमें दो लोगों का होना जरूरी है। एक हमारा एल्काइल ग्रुप होगा, एल्काइल हैलाइड, और दूसरा एल्काइल ऑक्सी ग्रुप होगा वहां पर। ठीक है, अब आप बताओगे यहां पर, जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमारे पास एक RX होना चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड, और दूसरा यहां पर हमारे पास R' ऐसे लगा देते हो ON, एल्कोक्साइड ग्रुप होना चाहिए। और याद रखना कि यहां पर आपको एक बात करता है, कहता है कि ये जो रिएक्शन विलियमसन से ईथर सिंथेसिस की जाती है, यहां पर भी निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस होता है। क्या होता है भाई? निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के तहत ही यहां पर हमारा ईथर बनता है। और वो कौन सा निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, यहां पर एक बार फिर से कहता है, कोई और नहीं, वो कौन हो जाएगा? SN2 होगा। और SN2 होगा तो मैं आपको यहां पर एक बात बताऊं, तो सवाल आता है निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर आपने एल्काइल हैलाइड में सुना होगा, जब मैंने वहां पर SN1 SN2 को पहली बार और अच्छे से आपको समझाया था, तो वहां पर आपको ये बताया था, कार्बन और हेलोजन की बात आती है तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की खींचातानी तो चल रही है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, तो आ ही रहा है। अब क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ है। तो होता क्या है कि यहाँ पर निक्लोफाइल कौन है, मैं आपको बताऊँ, जो मैंने कहा कि सोडियम एल्कोक्साइड या फिर जो भी हमारा एल्कोक्साइड ग्रुप है, ये क्या हो जाता है, यही हमारा यहाँ पर निक्लोफाइल है, कोई और नहीं, ये निक्लोफाइल। तो निक्लोफाइल जाएगा और इस कार्बन से जुड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या आ रहा, पार्शियल पॉजिटिव, तो इस हेलोजन को तोड़ करके निकालेगा और यहाँ पर जाकर के जुड़ जाता है। तो फाइनली अगर हम यहाँ पर देखें तो हमको ऐसा देखने को मिलेगा R, और इससे जाकर कौन जुड़ेगा? OR'।
ठीक है ऐसे, और Na चला जाएगा हेलोजन के साथ, यहाँ पर बन जाएगा NaX। तो आप देख रहे हैं ये आपका कौन है, ये ईथर ही तो है, तो यहाँ पर ये ईथर हो जाता है। तो याद रखना यहाँ पर क्या हो जाता है कि RX के बीच का बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल बन करके यही अटैक करेगा। और याद रखना यहाँ पर, ये तो मैंने आपको बताया रिएक्शंस कैसे हो, लेकिन इसकी कंडीशंस की अगर बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताओ कि यहाँ पर जो R ग्रुप है, या तो हमारा क्या होना चाहिए मेथाइल, मतलब CH3 ग्रुप हो जाए, या फिर क्या होना चाहिए आपको बताया प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी एल्काइल ग्रुप होना चाहिए ओनली, ठीक है। याद रखना यहाँ पर तो R ग्रुप के ऊपर बड़ा रिस्ट्रिक्शन है, ये भी जो एल्काइल हैलाइड हमारा जो वहाँ पर या तो मेथाइल हैलाइड हो जाए, या फिर याद रखना वहाँ पर क्या होना चाहिए आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। बताया गया यहाँ पर भी तो R ग्रुप है, तो इन R ग्रुप के लिए कहते हैं भाई इनके लिए फ्री है, क्योंकि ये जा रहे हैं यहाँ पर जुड़ने। तो जो जा रहा है जुड़ने वो कैसा है, भारी भरकम है, बड़ी साइज का, उससे कोई मतलब नहीं, बस वो जहाँ पर जुड़ने जा रहे हैं वहाँ पर हिंड्रेंस कम होना चाहिए। SCN2 मैकेनिज्म की एक खास बात है, मतलब जहाँ जा रहा है वहाँ पर भीड़ नहीं होनी चाहिए। मतलब ये जा रहे हैं कहाँ पर, यहाँ पर, ये भले यहाँ पर भले वहाँ पर भारी भरकम हो, बड़ी साइज की, उससे कोई मतलब नहीं। इसलिए कह रहा है कि यहाँ पर जो आपका एल्कोक्साइड ग्रुप है यहाँ पर, वो कुछ भी हो जाए, प्राइमरी हो जाए, ठीक है, वो सेकेंडरी हो जाए, टर्सरी, कुछ भी हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, इनके लिए फुल टू रिस्ट्रिक्शंस है। मेथाइल मतलब सबसे छोटा एल्काइल हैलाइड मेथाइल कह सकते हैं, इसके बाद क्या कोई भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा, तब वहाँ पर आप बताओगे SCN2 होकर के तभी ईथर बनेगा। और याद रहे यहाँ पर एक R आया है एल्काइल हैलाइड से और एक R आया कहाँ से, आप देख रहे हैं एल्कोक्साइड से। ये दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं, R ग्रुप अलग अलग भी हो सकते हैं। इसीलिए याद रखना कि विलियमसन सिंथेसिस से जो भी हम ईथर बनाते हैं, आप बताओगे इससे सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल दोनों बन सकते हैं, ठीक है, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है, बोथ यहाँ पर बन सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे एग्जांपल की बात आती है, अगर हमारे पास यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड मैंने ले लिया और सामने यहाँ पर मैंने ले लिया CH3ONA, आपको ये सेटअप दिखना चाहिए, आपको तुरंत समझ में आना। ये तो क्या करने वाले यहाँ पर सब्स्टिट्यूशंस करने वाले हैं। तो आप बताओ ये न्यूक्लियोफाइल बन के आएगा, हेलोजन क्लोरीन को तोड़ करके माइनस यहाँ पर प्लस, और इसी से जाकर के ये जुड़ जाएगा। तो आपका यहाँ पर जो बन जाएगा CH3OCH3, ठीक है, और यहाँ पर NaCl बन जाता है। और अगर देखा जाए कैसा ईथर है बताओ, सिमेट्रिकल। मैंने कहा अगर ऑक्सीजन के अराउंड यहाँ पर दोनों कार्बन चेन एग्जैक्ट सेम है तो इसको हम कहते हैं वो सिमेट्रिकल है। चलो अगला एग्जांपल, बताओ यहाँ पर रिएक्शंस होगी कि नहीं। अब बताओ कि हमें कंडीशंस ये देखनी है कि हमारा जो एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, ये प्राइमरी, और एल्काइल हैलाइड हमारा प्राइमरी होना चाहिए, और इसके अलावा जो एल्कोक्साइड ग्रुप है वो चाहे जैसा भी हो। तो यहाँ पर ये तो आपको दिख रहा है सेकेंडरी है एल्कोक्साइड वाला, लेकिन हमारा एल्काइल हैलाइड पे ही ध्यान देना था। हम जब यहाँ पर देखते हैं तो अब बताओगे सब्स्टिट्यूशंस होगा, और अब बताओगे यहाँ पर CH3CH2, और यहाँ पर इस कार्बन से कौन जुड़ रहा है, ये वाला ऑक्सीजन आके जुड़ेगा, और इससे जुड़ा हुआ यहाँ पर CH3CH3। तो ये सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल, अब बताओगे ये अनसिमेट्रिकल हो जाता है, अनसिमेट्रिकल ऐसा कुछ होता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर और कोई एग्जांपल्स ले लेते हैं। चलो तो यहाँ पर क्या होगा, ईथर बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, क्योंकि मैंने कहा आपका पूरा ध्यान एल्काइल हैलाइड पे रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर चाहे वो बड़े हों छोटे, उससे कोई मतलब नहीं। अब बताओ ये आकर के इस कार्बन से, जिस कार्बन पे याद रखना हेलोजन जुड़ा उसी कार्बन पे ही जाकर के सब्स्टिट्यूशन करके वो जुड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही प्लस चार्ज आएगा, इसी पे जाकर के जुड़ेगा। अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ पर, आप कहेंगे CH3 ये तो आया था, और जुड़ेगा इस वाले कार्बन पे CH2 वाले से, यहाँ पर ये CH2 और CH2 से एक साइड जुड़ा हुआ है CH3। तो ऐसे ईथर्स बन जाते हैं, ये भी अनसिमेट्रिकल होगा। तो इस टाइप के ईथर्स का फॉर्मेशन यहाँ पर कराया जा सकता है। अगर यहीं पर एक एग्जांपल्स मैं और बताऊं और आपसे पूछा जाए बताओ क्या ऐसा पॉसिबल होगा, तो CH3
कह रहे क्या यहाँ पर ईथर्स बन सकता है? ठीक है, इनको कह दे कि यहाँ पर क्लोरीन को हटाओ, जाकर के जुड़ जाओ। याद रखना ईथर बनने के लिए कौन सी मैकेनिज्म? SN2 चाहिए, और SN2 के लिए भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। तो याद रखना अगर इनकी प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शंस कराएंगे तो ईथर कत्ते ही मत लगाना। तो बताओ ये अल्फा और ये बीटा। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये क्या हो जाता है, एक निक्लोफाइल की तरह तो काम करता है, साथ साथ क्या हो जाता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी काम करता है, सोडियम एल्कोक्साइड। तो अब बेस की तरह काम करेगा तो ये अल्फा बीटा वाला H लेकर के जाएगा और यहाँ से हेलोजन हटाएगा, तब बताओ कि यहाँ से HCl हट जाएगा, तो यहाँ पर इनके बीच में क्या हो जाएगा, एलिमिनेशंस वाला प्रोडक्ट्स बनेगा। ठीक है, ऐसे CH3, अब इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऐसे देख रहे हैं यहाँ पर। तो इस बात का ध्यान रहे कि अगर आपने टर्सरी एल्काइल हैलाइड यूज किया तो 100% एक ही प्रोडक्ट बनेगा और उसका नाम वहां पर क्या हो जाएगा, एल्कीन। तो इसीलिए जो कंडीशंस है वो आपको ध्यान देना। एल्काइल हैलाइड्स हमारा टर्शरी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं ये टर्शरी हो सकता है, लेकिन एल्काइल सोडियम एल्कोक्साइड टर्शरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एल्काइल हैलाइड को हमेशा याद रखना वो या तो प्राइमरी हो या फिर बहुत मेथाइल हो, इनके अलावा मत। तो आपके बुक में यहाँ पर एक बात लिखता है, कहते हैं अगर आप सेकेंडरी या फिर टर्शरी लेके चलते हो तो याद रखना तब वहां पर क्या हो जाएगा, एलिमिनेशंस होगा और एल्कीन बनेगा और थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूशंस होगा। कह रहे अगर सेकेंडरी की बात करते हैं तो सेकेंडरी में थोड़ा बहुत आपका एल्कीन, थोड़ा बहुत वहां पर ईथर भी बन सकता है, ईथर कम बनेगा, एल्कीन ज्यादा। लेकिन एक लाइन साफ साफ लिखता है कि अगर आपने टर्शरी उठा लिया तो उसमें 1% की भी उम्मीद मत करना कि वहां पर ईथर बन जाएगा, वहां पर केवल और केवल क्या बनेगा, वहां पर एल्कीन ही बनता है। ठीक है, ये साफ साफ आपकी बुक में लिखता है। इसलिए टर्सरी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर मैंने कह दिया यहाँ पर सोडियम मेथॉक्साइड से कराया, क्या बनेगा, ईथर कभी मत बनाना, वहां पर आप तुरंत क्या कहना भाई, एल्कीन बनेगा। ठीक है, इसका नाम लिखेंगे 2-मेथाइल प्रोपोवन-ईन बन जाएगा, ऐसा कुछ होता है। तो ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान देना है। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ और देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो चलिए यहां पर देखते हैं विलियमसन सिंथेसिस। कह रहे इट इज एन इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड। याद रहे कि ये एक लेबोरेटरी मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। याद रहे ये एक लेबोरेटरी मेथड, वो भी किसको बनाने के लिए, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ईथर को बनाया जाता है। जबकि एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से जो बनाया जाता था ईथर, वो किससे केवल सिमेट्रिकल बनता था। इन दिस मेथड एन एल्काइल हैलाइड्स इज अलाउड टू रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड। एक एल्काइल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्ट करता हुआ आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पर मैंने कहा एक एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, एक सोडियम एल्कोक्साइड, तब जाकर के ईथर बनेगा। और मैंने आपको साफ साफ कहा कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू बनेगा, SN2 के थ्रू बनने वाला। पता है कि ईथर कंटेनिंग सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप, जैसे कि वहां पर कह रहे हैं कि सेकेंडरी टर्सरी में ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। याद रखना ये नहीं कह रहे कि सेकेंडरी टर्सरी हो जाए, कह रहे जो ईथर बनेगा इसके जो सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पर R ग्रुप, वो प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप हो सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पर ये तो कुछ भी हो सकता है एल्कोक्साइड वाला, तो उसकी वजह से कोई भी सब्स्टिट्यूएंट मतलब कोई भी R ग्रुप इन दोनों साइड में से आपको सेकेंडरी टर्सरी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर बताइए द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग SN2 अटैक ऑफ एन एल्कोक्साइड आयन, ये जो है यहाँ पर है, यही हमारा निक्लोफाइल है। ठीक है, ऑन अ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का साफ साफ कह रहे हैं किसके ऊपर अटैक करेगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या फिर मेथाइल हैलाइड्स। ठीक है, इनके ऊपर अटैक करता है, इस बात का ध्यान देना। चलिए यहाँ पर आपको दिखाया गया, जैसे कि यहाँ पर ज्यादा एग्जांपल्स नहीं, मैंने आपको कई एग्जांपल्स बताए। ठीक है, अब अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर ये टर्सरी, ठीक है, ब्यूटॉक्साइड है, सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ग्रुप है, इसकी रिएक्शन मेथाइल ब्रोमाइड से कराया गया। ये प्राइमरी नहीं, ये मेथाइल, प्राइमरी से भी कम छोटा है। ठीक है, यहाँ पर कोई डिग्री नहीं इसकी। तो बताओगे यहाँ से एक निक्लोफाइल बन करके यहाँ से हेलोजन टूट रहा है माइनस के रूप में, यहाँ पर प्लस, और इसे चक्कर में आकर के जुड़ जाता है। और आपका यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर टर्सरी, मैंने वहाँ पर जो इससे पहले बोला था कि आपका कोई भी एल्काइल ग्रुप जो हो सकता है वो सेकेंडरी टर्सरी हो सकता है, और यहाँ पर Na भी है। फिर अब यहाँ पर जो लाइनें लिखते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कह रहे हैं कि बेटर रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड। कब ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, एल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी। इसलिए मैंने बार बार कहा कि अगर आप एक अच्छे रिजल्ट को चाहते हो, एक अच्छा ईथर बनाना चाहते हो अच्छे अमाउंट्स में, तो आपका एल्काइल हैलाइड्स प्राइमरी होना चाहिए। फिर अगर किसी ने भूलवश सेकेंडरी टर्सरी उठा लिया तो इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्काइल हैलाइड्स कह रहे हैं कि एलिमिनेशन कंपीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। तो वहां पर क्या हो जाएगा, एलिमिनेशंस कंपीट करने लगेगा सब्स्टिट्यूशन, मतलब एलिमिनेशन ज्यादा होने लगेगा और सब्स्टिट्यूशन कम हो जाएगा। कब, जब अगर आप सेकेंडरी और टर्सरी उठाते हो। कहता है सब्स्टिट्यूशन, अगर कह रहे हैं कि साफ साफ यहाँ पर लिख रहा है बिना किसी कंफ्यूजन के, इफ टर्सरी एल्काइल हैलाइड्स इज यूज्ड एंड एल्कीन इज द ओनली
रिएक्शन प्रोडक्ट एंड नो ईथर इज फॉर्म। साफ साफ कह रहे अगर टर्सरी अल्काइल हैलाइड आपने उठा लिया तो भूल जाओ, वहां पर थोड़ा सा भी ईथर नहीं बनेगा, केवल और केवल एल्कीन आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, नो ईथर। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको कह रहे हैं द रिएक्शंस ऑफ CH3CON, सोडियम मेथॉक्साइड एंड टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का क्या गिव्स एक्सक्लूसिवली, केवल और केवल एक प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वहां पर 2-मेथाइल प्रोपीन। चलो देखते हैं यहाँ पर, ये देखो रिएक्शन जो मैंने आपको सबसे लास्ट में पर बताया। यहां पर आप देख रहे हैं कि आपको दिख रहा है ये टर्शरी है, तो यहाँ पर ये अल्फा ये बीटा, तो यहाँ पर वो एलिमिनेशंस कराना पसंद करता है और एलिमिनेशंस करा करके आप देख रहे हैं यहाँ पर एल्कीन बन जाता है, NaBr और मिथाइल अल्कोहल बनता है। और ऐसा क्यों कर रहा है, कह रहे कि इनको समझने में भूल मत करो, ठीक है। जो भी हमारे एल्कोक्साइड ग्रुप है उनको हल्के में मत लो, वो एक निक्लोफाइल की भी तरह काम कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो एक बेस भी अच्छे खासे, और एक अच्छे खासे बेस है तो बेस भी बन सकते हैं। इसलिए कह रहा है इट इज बिकॉज एल्कोक्साइड्स आर नॉट ओनली निक्लोफाइल, केवल निक्लोफाइल ही नहीं है बट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेसेस। यहाँ तक क्यों कह रहे एक अच्छे खासे बेस भी होते हैं। अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था, ठीक है, पीछे जब वहाँ पर एल्कोहल के एसिडिक कैरेक्टर के फिनॉल के बारे में बताया जा रहा था, मैंने कहा था कि जो हमारा सोडियम इथॉक्साइड है वो अच्छा बेस होता है, कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है इन कंपेरिजन टू NaOH। NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है और सोडियम इथॉक्साइड उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसलिए बताया कि अच्छे खासे बेस भी होते हैं। बताया गया एज वेल, बताया गया दे रिएक्ट्स विद एल्काइल हैलाइड्स लीडिंग टू एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर टर्सरी लेके चलोगे तो एलिमिनेशन कराने लगेगा, ठीक है सर। अच्छा यहाँ पर आपसे ऐसा कह रहा है हमें ये वाला ईथर बनाना है, देख रहे हैं वाला ईथर, कह रहे वो वाला ईथर बनाना है। क्या ये जो सेटअप लिया गया सच में सही है? ये निक्लोफाइल और ये हमारा टर्सरी एल्काइल हैलाइड, अब बताओ ये सेटअप गलत बोला जा रहा है, तो सही सेटअप आप क्या इसको रिकमेंड कर सकते हो? अब बताओगे हाँ। देखो आपको पता है कि ऑक्सीजन के इधर जो भी एल्काइल ग्रुप है जो इधर है उसमें से एक एल्काइल ग्रुप एल्काइल हैलाइड से आएगा और एक वहां पर निक्लोफाइल से आएगा। तो अब आपको इसके साथ या फिर इसके साथ में से किसको आपको वहां पर ईथर बनाना, किसको आपको वहां पर एल्कोक्साइड बनाना है, किसको एल्काइल हैलाइड बनाना है, वो आपको ध्यान देना है। अब बताओगे जो छोटा ग्रुप होगा दोनों साइड में से अगर ईथर बना, जो छोटी चेन होगी उसके साथ हम क्या करते हैं एल्काइल हैलाइड का होगा, और जो बड़ी चेन होगी हम कहेंगे वो कहाँ से आया होगा, ऐसा मान लेते हैं वो हमारा एल्कोक्साइड से आया होगा। इसीलिए यहाँ पर हम कहेंगे, हम ये सजेशन उसको देंगे कि एक काम करो टर्सरी जो यहाँ पर है एल्काइल ग्रुप उसके साथ हम एल्कोक्साइड बना देते हैं, और जो प्राइमरी था यहाँ पर इसके साथ हम क्या करते हैं हैलाइड्स बना देते हैं और ये बनके तैयार हो जाता है, ठीक है। कह रहे फिनॉल और आर्सो कन्वर्टेड टू ईथर बाय दिस मेथड इन द फिनॉल इज यूज एज अ फिनॉक्साइड। अच्छा अगर बात करते हैं हम लोग फिनॉल से ईथर बनाने वाले एरोमेटिक ईथर, तो पहले आप ये देखो, अगर मैं ऐसे फिनॉल या फिर कैसे कहते तो मान लेते हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, ऐसे ये क्लोरोबेंजीन हो जाता और इसकी रिएक्शन को हम ऐसे करा देते OCH3ONA, ऐसे करा दिया। तो सवाल आता है हम कहते कि ये जाकर के यहाँ पर क्लोरीन को हटा दे और उसके बाद यहाँ पर जुड़ जाए और यहाँ पर OCH3 बना ले। क्या सच में ऐसा हो सकता है? Cl यहाँ पर कहा जा रहा है, इसका मतलब यही तो होगा ना, क्योंकि हम जो RH ग्रुप लेते थे उसमें से हेलोजन को तोड़ के निकालते थे, यहाँ पर प्लस आता था, उसके बाद यहाँ पर निक्लोफाइल आकर के जुड़ जाता। लेकिन याद रहे कि ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया है कि जब ये क्लोरीन जुड़ चुका है बेंजीन रिंग से तो इसके बाद पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो आ जाता है वो इन एल्कोक्साइड ग्रुप के बस की बात नहीं कि उसको वो तोड़ पाए, ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा मजबूत होता है। लेकिन कह रहे हैं कि हमें एरोमेटिक ईथर ऐसा बनाना है, एल्काइल एराइल ईथर बनाना है, क्या हम उम्मीद छोड़ दें? कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपको बनाना है तो आप एक काम ये कर सकते हो, अगर आप फिनॉल से चलना चाहते हो, ठीक है, तो फिनॉल से आप ये मत सोचो यहाँ पर क्लोरीन आ जाए, आप यहाँ पर इसकी सोडियम से रिएक्शंस करा करके इसको आप एल्कोक्साइड वाला ग्रुप बना दो, ठीक है, ऐसे। क्योंकि मैंने आपको कहा ईथर की जैसे ये है, एक ये कहीं से आया होगा, ये कहीं से आया होगा, तो जो बड़ा ग्रुप है जहाँ से हमें पता है कि वो एल्काइल हैलाइड से नहीं आ सकता है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उसको फिनॉक्साइड बना देते हैं, ये बना दिया। और दूसरा अगर यहाँ पर इसकी रिएक्शंस को कहा जा रहा है, अगर हम इसकी रिएक्शन CH3ONA से करा दें, ठीक है, ये यहाँ पर सॉरी यहाँ पर तो मैंने क्या बताया, ये फिनॉक्साइड बन जाएगा ONA, मतलब ये तो निक्लोफाइल बन चुका। अब हमें एक एल्काइल हैलाइड चाहिए, अब एल्काइल हैलाइड हम इनको बना देते हैं CH3Cl, जो आसानी से टूट पाए, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, और जा करके ये क्या होता है, निक्लोफाइल बन करके इससे जुड़ जाएगा और आपका ये बन जाता है, ठीक है। ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसको हम नाम देते हैं एनीसोल, कॉमन नेम है, नहीं तो मेथॉक्सीबेंजीन, एनीसोल कहा जाता है।
तो ऐसा कुछ यहाँ पर होता है। तो इसीलिए बताया गया कि अगर हमें एरोमेटिक ईथर बनाना है तो याद रखना जो एरोमेटिक चेन है उसको हम किसके साथ लाएंगे, वहाँ पर हम कोशिश करेंगे वो क्या होना चाहिए, एल्कोक्साइड ग्रुप होना चाहिए। और उसके अलावा जो दूसरा वहाँ पर कार्बन चेन चाहे जितने की होगी हम उसको एल्काइल हैलाइड से उठाएंगे। तो ये आपको वहाँ पर भी बताया कि इससे रिएक्शन कराते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, फिर एल्काइल हैलाइड से कराएंगे तो यहाँ पर आर ग्रुप इससे जाकर के जुड़ जाएगा और क्या इसको कहते हैं एल्काइल एराइल ईथर। ठीक, तो ईथर बनाने के मेथड से हो जाते हैं यहाँ पर कंप्लीट। और हम लोग बात करने वाले यहाँ पर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज की बात करने वाले यहाँ पर, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको वही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स को अगर देखा जाए तो सिंपल वाले लोग क्या हो जाएंगे, ठीक है, अगर कम मॉलिकुलर वेट है तो बॉइलिंग पॉइंट्स कम होगा, ठीक है, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया था बॉइलिंग पॉइंट मॉलिकुलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। हाँ, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इनको अगर किसी और फैमिली से अगर कंपेयर किया जाए तो ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वो हाइड्रोकार्बन से तो ज़्यादा होता है, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या हो जाता है अल्कोहल से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं, यहाँ पर जो लाइन लिखता है कहता है कि ईथर में ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड पाया जा रहा है, जिसकी वजह से ईथर में कुछ पोलैरिटी तो देखने को मिलती है तो तय है, लेकिन उस पोलैरिटी का फायदा यहाँ पर ईथर को ज़्यादा नहीं मिल पाता अपने बॉइलिंग पॉइंट्स के लिए। ये लगभग हाइड्रोकार्बन जिसके पास कोई पोलैरिटी नहीं, उसी के ही मॉलिकुलर वेट के अगर आसपास का हम कंपेयर करते हैं, एक ईथर जिसके पास थोड़ी बहुत पोलैरिटी है, एक हाइड्रोकार्बन जिसके पास पोलैरिटी नहीं है, तो अगर हम आपस में कंपेयर करते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स, लगभग दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स आस-पास ही देखने को मिलते हैं, थोड़ा बहुत कभी कोई एक दो आगे पीछे हो जाए। लेकिन वही अल्कोहल से अगर कंपैरिजन करते हैं तो अल्कोहल से ईथर का काफ़ी कम बॉइलिंग पॉइंट्स देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ईथर में क्या पाया जा रहा है, अब तो ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती, जबकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसे बता रहा हूँ, फिर इसके बाद आते हैं ऊपर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। ठीक है, ईथर की अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ये बताता है, सबसे पहले अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट्स पे हम चर्चा करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट्स के लिए वैसे एक जनरल ट्रेंड की बात आएगी तो हमेशा याद रखना अल्कोहल सबसे ज़्यादा, फिर ईथर, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोकार्बन। ये जनरल ट्रेंड अगर कोई एग्जाम्पल ना दे तो ठीक है, यही मानते हैं। और अल्कोहल में सबसे ज़्यादा हो जाता है, क्यों, क्योंकि अल्कोहल के पास पाया जाता है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आप पहले भी देख चुके हैं, जब अल्कोहल पढ़ा रहा था मैं तब भी आपको बताया था। और वो कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर ईथर। अच्छा, लेकिन एक एग्जाम्पल देते हैं, इस एग्जाम्पल को आपको ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। वैसे नॉर्मली अगर पूछा जाए हाइड्रोकार्बन और ईथर में, हम ईथर को ही ज़्यादा करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल जिसका डाटा आपके बुक में दिया है तो वो हमें ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा अगर यही आ जाता है एग्जैक्ट, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड थोड़ा सा बदलता है। जहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है, अगर मैं आपको बताऊँ, मान लेते हैं पहला कंपाउंड है हमारे पास यहाँ पर ब्यूटेन 1 ऑल है, CH3CH2 CH2CH2OH है, ब्यूटेन 1 ऑल है। और सेकेंड अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर ईथर है, CH3CH2O CH2CH3। और थर्ड अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, थर्ड की बात करते हैं, यहाँ पर आ जाता है पेंटेन। ये कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस है, हमेशा इस बात का जरूर ध्यान देना है कि हम अगर एक फैमिली का किसी दूसरे फैमिली के साथ कंपैरिजन करते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स को, तो एक लाइन हमेशा लिखी जाती है कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, मतलब उनके मॉलिक्यूलर वेट आपस में आसपास हो। ऐसा ना कि किसी एक फैमिली का छोटा मेंबर किसी एक फैमिली का बड़ा मेंबर उठा करके तब वहाँ पर कंपेरिजन कर रहे हैं, तो उस कंपेरिजन को कोई मतलब नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर हम बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं तो हम कहेंगे यहाँ पर अगर देखा जाए अल्कोहल है, ये ईथर है, वो हाइड्रोकार्बन है, लगभग मॉलिक्यूलर वेट सेम है, इन दोनों का तो सेम होगा, आइसोमेरिक फॉर्म है, उसका 2 कम होता है, ठीक है सब कुछ। लेकिन यहाँ पर जो देखा गया सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, फर्स्ट का आया, उसके बाद थर्ड का है, और उसके बाद तब सेकेंड का। हालांकि ईथर और एल्केन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको बताया गया कि ऐसा चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो वैसे नॉर्मली ईथर ज़्यादा होता है, हाइड्रोकार्बन कम, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स में नॉर्मल पेंटेन इथॉक्सी इथेन से ज़्यादा हुआ। अभी मैं आपको एनसीईआरटी में रीड करूंगा तो वहाँ पर आपको दिखाऊंगे इनका डाटा और इनका बॉइलिंग पॉइंट्स का डाटा दिया है, बस 1-2 केल्विन का अंतर आता है, लेकिन ऐसा लिखा है, अगर पूछेगा तो हमें ये लगाना पड़ेगा जब ये पर्टिकुलर यही एग्जाम्पल आएगा। और कहीं पर लगभग सब जगह तो यही ट्रेंड फॉलो हो जाता है, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ऐसा होता है। चलो फिर बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी,
याद रखना यहाँ पर पहले पॉइंट्स की बात करता है, कहता है सॉल्युबल इन वाटर। एल्कोहल भी सॉल्युबल था, ईथर भी एल्कोहल भी सॉल्युबल था, फिनॉल भी सॉल्युबल था, ईथर भी वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। और याद रखना अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात है तो पहली बात यहाँ पर कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में वाटर में नहीं घुलते, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले जाता है तो याद रखना वो अच्छा खासा सॉल्युबल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर बताया गया सॉल्युबल इन वाटर। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर वाटर में सॉल्युबल हो रहा है तो इसका मतलब वो एक ही प्रोसेस कर रहा होगा, क्या? फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम ऐसा कह सकते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्डिंग, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। ठीक है, लेकिन यहां पर सॉल्युबिलिटी को लेकर के एक और बात बताएगी जो मैंने अल्कोहल में भी बताया था। अगर हमसे पूछा जाए सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे जैसे कार्बन के नंबर बढ़ते चले जाएंगे, और आपको पता है कार्बन के एटम बढ़ने का मतलब क्या? हाइड्रोफोबिक, क्योंकि कार्बन का मतलब हाइड्रोकार्बन वाली चेंज हो जाती है, जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर होती है, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। अगर उनके नंबर बढ़ते चले जाएंगे तो वहां पर उसकी सॉल्युबिलिटी घटती चली जाती है। ऐसा सेम अल्कोहल में भी होगा। और जितने और टॉपिक्स यहाँ पर बचे हैं आपके, ठीक है, आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है, अमीन्स हो जाता है, उन सब में भी सेम ये कॉन्सेप्ट लगेगा। छोटा मेंबर उनका अच्छे से सॉल्युबल हो जाएगा, बड़े मेंबर की तरफ जाएंगे मतलब कार्बन चेन बढ़ती जाएगी, सॉल्युबिलिटी घटती जाती है। और एक नोट करके पॉइंट्स हमें और ध्यान देना है, एक पॉइंट्स हमें और ध्यान देना है। उस पॉइंट्स में आपको ये कहता है कि ये तो चलो ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट्स में अल्कोहल से बहुत ज़्यादा दूर था, लेकिन सॉल्युबिलिटी के नज़रिए से देखा जाए, सॉल्युबिलिटी के नज़रिए से देखा जाए इन वाटर, तो हमारे ईथर और अल्कोहल लगभग आसपास की सॉल्युबिलिटीज रखते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं आपको एक कंपाउंड्स बताऊं, कह रहा है कि इथॉक्सी इथेन, ठीक है, इथॉक्सी इथेन की अगर सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है, लगभग 7.5 ग्राम, ठीक है, डिसॉल्व इन 100 ml वाटर। अगर हम 100 ml वाटर लेते हैं तो उसमें जो हमारा ईथर, वो भी कौन सा ईथर, जो नाम लिखा गया यही याद रखना है, ऐसे नहीं सारे ईथर इसमें, क्योंकि आपको बताया कि कार्बन चेन बढ़ने लगती है तो सॉल्युबिलिटी में फर्क पड़ता है। तो अब बताओगे यहाँ पर इथॉक्सी इथेन का अगर इसका डाटा देखा जाए, 4 कार्बन का जो अल्कोहल है वो 7.5 ग्राम घुल जाता है कितने में, 100 ml वाटर में। वही सेम अगर यहाँ पर बात करते हैं, हमारा जो ब्यूटेन अल्कोहल, 4 कार्बन के अल्कोहल, ब्यूटेन 1 ऑल, इनकी सॉल्युबिलिटी को अगर देखें तो ये क्या हो जाता है, लगभग 9 ग्राम डिसॉल्व इन 100 ml वाटर। ठीक है, तो 9 ग्राम इसका डिसॉल्व होगा 100 ml वाटर में। तो ये डाटा आपको यहाँ पर बताया गया, जो कि हमें यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। तो ये सॉल्युबिलिटी में लगभग आसपास का ही, कहाँ वो 7.5 ग्राम है इथॉक्सी इथेन का, ये 9 ग्राम है, तो मतलब आसपास का केवल 1.5 ग्राम का ये अंतर है। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट्स में बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा अंतर होता है यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं एल्कोहल और ईथर। तो चलो अब इसको रेट करते हैं। The CO bond in ether are polar and thus ether have a net dipole moment. कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ईथर में पोलर होता है, इसलिए उसके पास नेट डाइपोल मोमेंट आपको देखने को मिलता है। लेकिन कहता है द वीक पोलैरिटी ऑफ ईथर डू नॉट एप्रिसिएबली अफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट्स विच आर कंपेरेबल टू दोज ऑफ द एल्केन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। कह रहे हैं कि उतनी पोलैरिटी इसके लिए कोई फायदेमंद नहीं होता है, क्योंकि वहां पर उसके बॉइलिंग पॉइंट पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एल्केन से अगर कंपैरिजन करें, एल्केन के पास कोई पोलैरिटी नहीं की, तब भी उसी के आसपास ही वहां पर बॉइलिंग पॉइंट्स रखता है। लेकिन कहता है बट आर मच लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल एज शोन इन द फॉलोइंग केसेस। देख रहे हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर बताया गया पेंटेन जिसका 309.1 है केल्विन बॉइलिंग पॉइंट्स, इथॉक्सी इथेन का 307.6। आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना, ठीक है, लगभग आप कह सकते हैं 1.5 पॉइंट का ही अंतर है। लेकिन ये तो ज़्यादा ही हुआ ना, क्योंकि उन्हीं का ही डाटा है। तो आप बताओगे यहाँ पर एल्केन ज़्यादा हो जाता है इनकी, फिर उसके बाद यहाँ पर ब्यूटेन 1 ऑल हो जाता है 390, जो सबसे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये कहता है
The large difference in boiling points, the large difference in boiling points of alcohol and ether is due to the presence of hydrogen bond in alcohol. alcohol में हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से काफी ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। फिर अब सॉल्बिलिटी की बात करते हैं, miscibility of ether with water resemble those of alcohol of the same molecular masses। जैसे मतलब कि आपको पता है कि इथॉक्सी इथेन जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट ऊपर देखे हैं, ब्यूटेन 1 ऑल आर miscible टू ऑलमोस्ट ऑल द सेम एक्सटेंट, लगभग कह रहे हैं कि 7.5 ग्राम एंड 9 ग्राम पर 100 ml ऑफ वाटर, लेकिन कह रहे क्या रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या, पहले किसकी बात कर रहा था, इथॉक्सी इथेन, ये 7.5 ग्राम है, और ब्यूटेन 1 ऑल क्या हो जाता है 9 ग्राम। वाइल पेंटेन इज इसेंशियली इमिजिबल विद वाटर, पेंटेन मतलब हाइड्रोकार्बन, वो कहाँ घुलेगा, वो कभी नहीं घुलेगा। कैन यू एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन, कह रहे ऐसा इसलिए हो रहा है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट जस्ट लाइक अल्कोहल ऑक्सीजन ऑफ ईथर कैन ऑल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर मॉलिक्यूल एसो। जैसे यहाँ पर ईथर है तो वाटर के पास आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H है, और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ अगर H है तो उसके पास वो क्वालिटी आ गया कि किसी और ऑक्सीजन के साथ वो स्पेशल बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये अब इनकी केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस है, बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस नहीं है, कुछ ही है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर, अगर हम देखें यहां पर तो केमिकल रिएक्शंस की बात होने वाली है। ठीक है, एक ही मान सकते हैं केमिकल रिएक्शंस है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा एक तो आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। नंबर 1 ऐसा कह सकते हैं, क्लीवेज ऑफ OR बॉन्ड इन ईथर। और यहां पर एक लाइन आपको बोलता है, आपको यह कहता है कि ईथर जो होता है बहुत कम रिएक्टिव होता है, ईथर जल्दी रिएक्शन नहीं करता, लेकिन तब भी हम इसका रिएक्शन देखने वाले हैं। तो याद रखना, अगर सामने वाला रिएक्शन जैसे ईथर रिएक्शन करने को तैयार नहीं है तो उससे हम जिसकी रिएक्शंस कराते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। जिससे मान लेते हैं बहुत कम रिएक्टिव है, जल्दी किसी से मतलब नहीं रखते, तो हम जिनसे इनके रिएक्शंस कराने जा रहे हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तभी वहाँ पर रिएक्शंस हो पाती है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पर बात करेंगे रिएक्शन ऑफ ईथर, मतलब रिएक्शन विथ HX, हाइड्रोजन हैलाइड। ये अच्छे खासे रिएक्टिव होते हैं, इनसे हम रिएक्शंस कराते हैं। और इसमें भी अगर हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं, जो भी हमारे पास हैलोजन है, हाइड्रोजन हैलाइड है, रिएक्टिविटी इसमें आपको बताया गया HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर HBr, फिर और कम HCl हो जाता है। इसीलिए ये ईथर से रिएक्शंस करने के जा रहे हैं, और ईथर से जो रिएक्शंस हमें देखने को मिलेगी मेनली HBr और HI के साथ ही मिले, क्योंकि HCl उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है कि वो ईथर से भी रिएक्शंस कर जाए। ठीक है, तो क्योंकि सामने वाला सपोर्ट ही नहीं करना उतना रिएक्शंस को, तो इसका मतलब जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो, और रिएक्टिव में जैसे आपको पता है HI HBr अच्छे खासे एसिड होते हैं, क्योंकि इनको अपना H+ रिलीज करना होता है, तो इसलिए अच्छे से इलेक्ट्रॉन को अपने H+ को रिलीज करते हैं, और वहाँ पर क्या हो जाता है, अच्छे से वहाँ पर रिएक्शंस कराएंगे। रिएक्शंस कैसे होगी वो समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलो कि पूरा अल्कोहल फिनॉल जितना हम लोग पढ़े, ठीक है, उसकी जो रिएक्शंस है उससे कम इंपॉर्टेंट ये नहीं, भले अकेली रिएक्शंस है यहाँ पर। अगर हमारे पास ईथर है ROR', ठीक है, ऐसे जब इसकी रिएक्शन हम HX से कराते हैं, याद रखना HX से करा रहे हैं, तो होगा क्या यहाँ पर, अभी मैं आपको मैकेनिज्म भी बताऊंगा, अभी यहाँ पर वैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे ध्यान देना। ये प्लस और माइनस में टूटेगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का कोई एक बॉन्ड चाहे इधर का टूटेगा, कैसे कौन, वो आगे भी देखेंगे। ऐसे तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस आएगा, तो अब क्या हो जाता है कि ये माइनस वाले से H जाकर के जुड़ जाएगा, तो आप कहेंगे भाई तब तो ये तो अल्कोहल बन गया। ठीक है, अच्छा दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, R' से कौन जुड़ जाएगा, X। आप बताओगे यहाँ पर R' X बन जाता है ऐसा। फिर कह रहे हैं कि अगर हमारा HX एक्सेस में है, किसमें भाई, एक्सेस में, तो अब क्या कर जाता है, यहाँ पर HX बनेगा, तो वो क्या कर जाता है, अल्कोहल से रिएक्शंस करेगा। आपको याद होगा अल्कोहल से रिएक्शन करके अल्काइल हैलाइड बनना, तो अब बताओगे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कि RX का OH हट करके यहाँ पर ये RX बना देगा। ठीक है, ऐसे आप कह सकते हैं प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस प्लस, तो यहाँ पर HOH निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, और साथ ही साथ क्या हो जाए, X जाकर के इनसे जुड़ जाता है, ये हो जाता है। अगर एक्सेस में HX को लेकर के चल रहे हैं तो वो क्या कर जाता है कि जो अल्कोहल बनेगा उसको भी अल्काइल हैलाइड में चेंज कर देगा। तो फाइनली आप देख रहे हैं कि यहाँ पर R' के साथ भी हैलाइड्स बना और R के साथ भी हैलाइड्स बन जाते हैं। एक्सेस में होगा तब ऐसा काम करेंगे, बहुत कम चांसेस होता है आपको एक्सेस में दे, नहीं तो ज़्यादातर आपको क्या कर जाता है, बस ऐसे HX लिख देगा, आपको तुरंत समझ लेना एक को अल्कोहल के साथ और एक का हैलाइड्स बनेगा। ठीक है, अगर एग्जाम्पल में हमें आगे बढ़ो,
मान लेते हैं हमें दे दिया जाए यहाँ पर ये देखें एरोमेटिक ईथर कहते हैं। जब इसकी रिएक्शन HX से कराएंगे और HX हमारा मेनली HI होगा, तो यहाँ पर ध्यान देना, याद रखना कि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। आप ये वाला बॉन्ड कभी नहीं तोड़ सकते, बॉन्ड यही टूटेगा। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर H प्लस, यहाँ पर तो H प्लस चला जाएगा। यहाँ पर आप बताएंगे जब भी एरोमेटिक ईथर लिया जाएगा उसकी रिएक्शन HX से कराएंगे तो वहाँ पर फिनॉल बनेगा, ठीक है जी। फिर R चला जाएगा किसके साथ, X के साथ, अब बन जाएगा HX। फिर सवाल आता है अगर हम HX को एक्सेस में लेके चले क्या यहाँ पर हेलोजन आ जाएगा? नहीं। अगर हमें लगता है कि यहाँ पर HX को लेकर के चले ऐसा बन जाएगा, बताओगे नहीं, फर्दर नहीं रिएक्शंस होगी। कि अगर हमें लगता है इसको यहाँ पर फिर से OH को हटा कर, क्योंकि यहाँ पर फिर से वही पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर उसको तोड़ नहीं पाएगा। तो ये इनके रिएक्शंस का तरीका हुआ। और लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि जो सबसे मेन पॉइंट्स, ये तो कैसे रिएक्शंस होता है वो बताया, लेकिन हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर सब छुपा के लिखा ना, यहाँ पर R पता नहीं कौन है, लेकिन कैसे लिखा जाएगा, क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इतना तो कंफर्म है, एक एल्कोहल बनेगा और एक RX बनेगा। कौन एल्कोहल होगा, इधर वाला कार्बन, इधर वाला कार्बन, कौन एल्काइल हैलाइड होगा, ये देखना, यही समझना सबसे मेन। ये समझ ले हम लोग सबसे ज़्यादा सिंपल। चलो अब एक एक करके मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ये टॉपिक, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, देखो अब आपको ये बताया गया कि पहले मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ वहाँ पर मैकेनिज्म, ठीक है। उसके बाद तब आपको वहाँ पर समझना होगा। जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मैं ले रहा हूँ CH3 CH2 OCH3 इसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ HI से, तो क्या होगा, कैसे होगा उसको समझें। सबसे पहले क्या हो जाता है, यहाँ पर H प्लस I माइनस में टूटेगा, ठीक है। ऐसे रिएक्शन में क्या बनेगा उसको देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ पहला स्टेप ये होगा, H प्लस जा करके यहाँ पर जुड़ जाएगा, और इसीलिए हम एसिड का यूज़ करते हैं। और अच्छा एसिड जैसे HiHBr जो अच्छे से H प्लस रिलीज करे, और आपको बताइए ये जा करके यहाँ पर इस पे ऊपर जुड़ जाएगा, इसको हम कहते हैं प्रोटोनेशन। ईथर का क्या हो जाता है, प्रोटोनेशन, ठीक है ऐसे। और यहाँ पर आ जाएगा H और यहाँ पर ये CH3। और को बताइए जब H यहाँ पर जुड़ा तो इनके ऊपर कोऑर्डिनेशन से जुड़ा है, तो बताओ कि यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाता है। अब ये प्लस चार्ज तो आ गया, अब पता है कि इस प्लस चार्ज आ गया है, अब यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के चक्कर में बॉन्ड तोड़ेगा। और बॉन्ड तोड़ेगा या तो ये वाला या तो ये वाला। लेकिन यहाँ पर अगर आपको ध्यान देना है कि अगर ऑक्सीजन के ईथर के इधर और इधर आपको अगर प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप के अलावा और कोई भी ज़्यादा हाई डिग्री का ग्रुप नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मिल रहा है प्राइमरी या फिर सेकेंडरी तक, तब तो याद रखना जो हमारा अब इसके बाद, क्योंकि H प्लस तो जा चुका है, अब आएगा कौन यहाँ पर I माइनस। I माइनस क्या कर जाता है, यहाँ पर एक मैकेनिज्म लगाएगा, वो SCN2 मैकेनिज्म, क्योंकि एक माइनस हुआ ना तो निक्लोफाइल हुआ। कि अब क्या हो जाता है, ये जा करके दोनों साइड देखेगा और देखेगा कहाँ पर कार्बन चेन छोटी है जो ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो कहेगा यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर दो, इसको ये छोटा दिख रहा है, क्योंकि SCN2 में आपको पता है निक्लोफाइल वहाँ पर जा करके जुड़ता है जहाँ पर कार्बन की चेन छोटी हो या फिर जहाँ पर भीड़ भाड़ हिंड्रेंस कम हो। जब ये जा करके धीरे धीरे इसके प्रति इसका लगाव बढ़ने लगता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे टूटने लगेगा। फिर एक समय आएगा इनके ऊपर माइनस आ जाएगा और इनके ऊपर प्लस आ जाता है, और उसके बाद क्या हो जाएगा कि आप देखेंगे यहाँ पर CH3 से I जुड़ जाएगा और बना लेगा यहाँ पर CH3I। और दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ पर ये बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ पर प्लस था तो माइनस, ये बन जाएगा 2 कार्बन का एल्कोहल, तो CH3 CH2 OH ऐसा हो जाता है। अगर एक्सेस में लेकर के चलेंगे HI को, तो यहाँ पर अगर एक्सेस में लेकर के चलते हैं तो फर्दर HI से रिएक्शंस कराएंगे, तो ये जा करके इनको भी तोड़ करके यहाँ पर CH3 CH2I बना देगा और साथ ही साथ यहाँ पर वाटर निकलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, लेकिन बहुत कम चांसेस है एक्सेस में लिखे, कि अगर एक्सेस में लिख दिया तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं लगना है, इधर जो कार्बन उसके साथ भी हेलोजन लगा दिया, इधर वाले के साथ लगा दिया, तो उसमें कुछ बचता ही नहीं। लेकिन कॉन्सेप्ट तब अच्छा हो जाता है जब यहाँ पर एक्सेस में नहीं लिखेगा, तो आपको अब उसमें डिसाइड करना पड़ेगा कौन से कार्बन के चेन के साथ I को भेजें, कौन से कार्बन चेन के साथ हम OH को भेजें और हाइड्रोजन को भेजें। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना था। याद रखना जब तक प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप होगा, ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, ओनली वन मैकेनिज्म SCN2 लगेगा वहां पर, ठीक है। और हमेशा से इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा आयोडाइड होगा, जो फिर हैलाइड आयन होगा, हमेशा छोटे वाले ग्रुप, दोनों साइड देखना, जो छोटा ग्रुप हो उसी के साथ भेज देना। इसे और भी एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छी रिएक्शंस हैं। चलो इसकी रिएक्शन जैसे मैं HBr से करा था, अब आपको ध्यान देना है, एक ही बार में करना है हम लोग को सारी चीज़ें। अब
अब आपको देखना है कौन सा बॉन्ड टूटेगा। आपको पता है आप Br माइनस, पहले आपको ये देखना है, ये वाला देखा, अब बताओगे ये तो प्राइमरी है, ये देखा, अब देख रहे ये वाला है, कितने कार्बन जुड़ा है, 2, जितने कार्बन जुड़ा है वो वही उसकी डिग्री, ये तो सेकेंडरी। तो प्राइमरी सेकेंडरी के केस में SN2, और SN2 के केस में आपको पता है कहाँ पर जाएगा हमारा हैलोजन, उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पर कार्बन के नंबर कम होंगे, जहाँ पर भीड़ भाड़ कम होगा, तो आप बताएंगे ये छोटा, यहाँ पर तो टर्शरी ना, यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़, सेकेंडरी ये तो ज़्यादा भीड़ भाड़ होगा, यहाँ पर कम रिपल्शन होगा, तो ये जाकर के इनके साथ जुड़ेगा, इसका अंदर बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, और इसी पे आकर के ये जुड़ जाएगा। तो छोटे वाले के साथ जाएगा, आप बताएंगे यहाँ पर CH3 CH2 Br बना लेगा। और दूसरी तरफ अगर बात करते हैं यहाँ पर आपका CH3 CH3CH OH आ जाता है, ठीक है। ये चलिए और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, HiHBr में से आपको कुछ भी लिख सकते हैं। अब ध्यान देना है यहाँ पर H+I- में ये टूटा, ठीक है, और यहाँ पर जा करके जुड़ना है। देखो H+ तो पहले जाकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब सवाल आता है बॉन्ड ये टूटे कि ये टूटे, हमेशा याद रखना सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी, लेकिन ये आप देखें यहाँ पर टर्सरी हो जाता है। और टर्सरी के केस में आपको होता है टर्सरी कार्बोकैटायंस अगर बना तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए क्या हो जाता है H+ जा करके यहाँ पर जब पहले जुड़ जाएगा, H+ ऐसे जुड़ जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा तो चलो ठीक है, सिंपल सा कैटायन बनेगा, लेकिन अगर वो ये वाला बॉन्ड तोड़ता है यहाँ पर ये वाला, ठीक है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस आएगा, और याद रखिए टर्सरी कार्बोकैटायंस बनता है, टर्सरी कार्बोकैटायन बनता है, और टर्सरी कार्बोकैटायन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए जब यहाँ पर रिएक्शंस को स्टेबल कार्बोकैटायंस मिलने लगता है, वो अपना तुरंत के तुरंत मैकेनिज्म ही बदल लेता है। जब तक प्राइमरी सेकेंडरी वाले लोग थे तो कह रहे थे भाई मैं तो SN2 से ही चलूंगा, लेकिन जैसे उसको वहाँ पर टर्सरी मिल जाता है तो ये क्या कर जाता है, अपने मैकेनिज्म को तुरंत के तुरंत स्विच कर लेता है और यहाँ पर SN1 को फॉलो करता है, और इस कंडीशन पे आपका I- या फिर हैलाइड आयन बड़े वाले ग्रुप के साथ जाएगा। अब बताओगे यहाँ पर CH3 CH3 CH3I, और इस बार आपका जो एल्कोहल बनेगा वो छोटा वाला एल्कोहल बनेगा, मिथाइल एल्कोहल। तो इस बात का आपको ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है। और कुछ रिएक्शन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखो एक बात आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर कभी भी प्राइमरी सेकेंडरी है तो हमें वहाँ पर SN2 फॉलो करना है। अगर टर्शरी आ जाए, जैसे ये देख रहे हैं, इसके अलावा आप जानते हैं कि वहाँ पर बेंजाइल कार्बोकैटायन ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर वहाँ पर स्टेबल कार्बोकैटायंस बन रहा है तो अपनी मैकेनिज्म को बदल लेता है, और वहाँ पर केवल और केवल वो क्या करता है आपको पता है वहाँ पर, ठीक है, SCN1 था, वो कहता है अब कुछ भी हो जाए हमें स्टेबल कार्बोकैटायन का अगर ऑफर मिल रहा है तो कहता है अब तो भाई मैं अपनी मैकेनिज्म बदल लूंगा, और वो क्या कर जाता है वहाँ पर SN1 करता है, और SN1 में क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पर ये बॉन्ड टूट करके टर्सरी कार्बोकैटायन या फिर स्टेबल कार्बोकैटायंस बना लेगा, तब उसके बाद हमारा न्यूक्लियोफाइल जाएगा और आसानी से जुड़ जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये होता है, इसलिए यहाँ पर आपको मिला जुला के ये समझना था कि अगर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना इस बात का कि अगर स्टेबल कार्बोकैटायंस बन रहा है, और स्टेबल कार्बोकैटायन का मतलब क्या, वहाँ पर नोट करके अगला पॉइंट, अगर स्टेबल कार्बोकैटायन का मतलब हो जाता है अगर हमारा टर्शरी कार्बोकैटायन या फिर आपको क्या बोलता है बेंजाइल, ठीक है, बेंजाइल कार्बोकैटायन या फिर बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बनने के चांसेस हैं, तो तुरंत कहता है भाई अब कुछ भी हो जाए अब तो मैकेनिज्म बदल लेंगे, SCN1 मैकेनिज्म को फॉलो करने लगता है टर्सरी कार्बोकैटायन और बेंजाइल कार्बोकैटायंस के केस में। जैसे कि एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूं, ठीक है, ये, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं HI से। अब ध्यान देना यहां पर क्या हो जाता है, अब हम अगर देखें तो तुरंत जल्दबाजी नहीं करनी, इससे पहले जो मैंने आपको बताया प्राइमरी सेकेंडरी तो ठीक था, अगर आप देखते हैं यहाँ पर अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो आपको पता है यहाँ पर बेंजाइल कार्बोकैटायन बनता है, जो कि बहुत रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, बेंजाइल कार्बोकैटायन हो जाता है, कार्बोकैटायन जो कि स्टेबल होता है। इसलिए याद रखना कि अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये बॉन्ड तोड़ना पसंद करेगा माइनस और यहाँ पर प्लस, और आपको पता है यहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म लगाने लगेगा, SCN1, और जब तक वहाँ पर स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बने, आप सवाल है कब तक नहीं बनेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी अगर कार्बोकैटायंस बन रहा है, जैसे यहाँ पर आपने चेक किया बहुत बार, यहाँ पर देखा प्राइमरी, यहाँ पर चेक किया सेकेंडरी, तो ना तो प्राइमरी स्टेबल होता ना सेकेंडरी, तब तो कहता है देखो अब मैं SCN1 नहीं SCN2 ही करूंगा और मैं छोटे वाले ग्रुप के पास जाकर के जुड़ूंगा। और अगर कोई स्टेबल कार्बोकैटायंस बनने लगा जैसे बेंजाइल और टर्शरी, तो उस कंडीशन में वो क्या करता है SCN1 करेगा,
और जा करके एच ऑन करेगा तो आपको पता है प्लस चार्ज यहाँ पर आएगा, तो प्लस चार्ज यहाँ पर आएगा, तो अब ये बड़े वाले ग्रुप के साथ इसी के साथ आपका आयोडाइड बनेगा। मान के चलो यही सब क्वेश्चन है और इन सब पे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है और फिर से इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके पूछे जाने के भी चांसेस हमेशा बने होते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है, और एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसमें एग्जांपल से ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो सारे एग्जांपल पे आपको ध्यान देना है। और जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पर ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर मैं HBr से कराऊं तो याद रखना क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो SCN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। क्यों? अब आपको लगता है क्या बेंजीन वाले के साथ नहीं, ये वाला नहीं टूटेगा, ये तो क्या हो जाएगा, आपको पार्शियल डबल बॉन्ड दिख रहा है। देखो यहाँ पर बेंजीन से अगर कोई कार्बन जुड़ा तब उसको बेंजाइल ग्रुप कहते हैं, तो बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा है। ठीक है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर यही बॉन्ड टूटेगा और आपको पता है ये बॉन्ड टूटेगा, स्टेबल कार्बोकैटायन नाम की कोई चीज़ नहीं बन रही है, तो वो कौन सा फॉलो यहाँ पर SCN2 को फॉलो करेगा और यहाँ पर प्लस माइनस H+ चला जाएगा इनके पास और ये चला जाएगा इनके पास। इसलिए याद रखना अगर एरोमेटिक ईथर की बात करते हैं तो वहाँ पर आपका फिनॉल बनता है एक प्रोडक्ट, और जो भी अल्काइल ग्रुप और लगा हुआ है दूसरी साइड उससे आयोडाइड या फिर हैलाइड्स बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ब्रोमीन लगा है तो ये आपका एरोमेटिक ईथर नहीं, ये है, ये एरोमेटिक ईथर नहीं, ये इसको कहते हैं एलिफैटिक ईथर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर ये ऑक्सीजन बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ता है ऐसे, तब उसको एरोमेटिक कहते हैं। इसलिए याद रखना यहाँ पर आपको बेंजाइलिक मिला तो आपने कहा भाई SCN1, और आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये वाला टूटेगा नहीं, ठीक है, और यही वाला टूटेगा और ये वाला क्या बनाता है, प्राइमरी कार्बोकैटायंस बनाएगा, मतलब मिथाइल कार्बोकैटायन वो स्टेबल होता नहीं है, इसलिए कहेगा भाई कार्बोकैटायन बनाना ही नहीं, हम एक तरफ से तोड़ते रहेंगे एक तरफ से जोड़ते रहेंगे। चलो एक और एग्जांपल, चलो इसकी रिएक्शन HI से करा रहे, क्या बनेगा, याद रखना ये दोनों ऑक्सीजन जा करके यहां पर किससे जुड़ गया, ठीक है, बेंजीन से, तो पार्शियल डबल बॉन्ड दोनों के साथ रखेगा तब बताओगे यहां पर ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, तो रिएक्शन होगी। तो जितने केसेस बताए हैं उसको एक जहाँ अच्छे से लिख लेना कि प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप अगर लगा है ऑक्सीजन के दोनों साइड, इसमें से इसने रेंज में, तो हमेशा वो SCN2 फॉलो करेगा, जो इसमें छोटा ग्रुप होगा दोनों साइड वाले कार्बन में से, उसी के साथ आयोडीन या फिर जो भी हैलाइड आयन होगा वो जाकर के जुड़ेगा। और अगर टर्शरी और बेंजाइलिक बन जाता है तो हमारा एल्काइल हैलाइड, जो भी हमारा यहाँ पर हैलाइड्स होगा वो टर्शरी के साथ या फिर बेंजाइल के साथ ही जाने लगता है, मतलब टर्शरी आपका एल्काइल ग्रुप बन जाए, एल्काइल हैलाइड बनेगा या फिर बेंजाइल वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको जरूर ध्यान दें। चलो आते हैं यहाँ पर, इसको रीड करते हैं। ठीक है, सारी रिएक्शंस को, और केमिकल रिएक्शंस में आपको बताया क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर्स। ईथर आर द लीस्ट रिएक्टिव ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है वहां पर फंक्शनल ग्रुप। द क्लीवेज लीस्ट रिएक्टिव होता है, बहुत ही कम। ठीक है, द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर टेक प्लेस अंडर ड्रास्टिंग, नॉर्मल नहीं, बहुत हाई टेम्परेचर वगैरह देंगे तब जाकर के होगा, विथ एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड और ड्रास्टिंग कंडीशंस देंगे तब जाकर रिएक्शंस होगा। रिएक्शन ऑफ डाई एल्काइल ईथर्स गिव्स 2 एल्काइल हैलाइड्स मॉलिक्यूल्स। जैसे यहाँ पर आप इसकी रिएक्शन HX से कराएंगे, H+X- तो जाकर के यहाँ पर RH तो बनाएगा, ROH भी बना देता है, फिर ROH को फिर से फर्दर रिएक्शन करके RH बना देता है। ऐसे अगर एक्सेस में है तो, अगर कभी क्वेश्चंस में आपको वहां पर मान लेते हैं कि क्वेश्चंस हुआ वहां पर एक ऑप्शन में RH भी दिया है ऐसा ही, और यहाँ पर ROH भी दिया, और बोथ आपको ऑप्शन नहीं दिया कि HX की रिएक्शन हमने इस ईथर से कराया, एल्काइल सेम टाइप का ईथर है, और आपसे वहां पर दे दिया जाए मतलब सिमेट्रिकल ईथर है, और आपसे बोला जाए कि ये बन रहा है कि ये बन रहा है, तो अगर आपको एक ऑप्शन टिक करना है, ठीक है, तो बहुत दे रहा है तब भी कह सकते हैं, लेकिन अगर एक करना है तो हम एल्काइल हैलाइड को ही करेंगे, क्योंकि अल्कोहल जो बन रहा है वो फर्दर इससे रिएक्शन करके फिर से एल्काइल हैलाइड बना, तो इसीलिए आपको ये करना है वहां पर। अगर आपको इसमें से एक चॉइस करना है, ये और ये, अगर कहा जाए कि हम इसकी रिएक्शन से करा रहे हैं ये और ये, तो हम किसको लगाएंगे, हैलाइड वाले को ही टिक करेंगे। ठीक है, एल्काइल एराइल ईथर आर क्लीव्ड एट द एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड्स ड्यू टू द मोर स्टेबल एराइल ऑक्सीजन बॉन्ड, द रिएक्शंस यील्ड फिनॉल एंड एल्काइल हैलाइड। जब भी एल्काइल एराइल ईथर होगा तो हमेशा फिनॉल बनेगा और R ग्रुप के साथ हैलाइड चला जाता है। और इसका फर्दर फिर से ऐसा नहीं कि इससे फिर से यहाँ पर इसको हटा करके X लगा दे, ये फर्दर रिएक्शंस नहीं करेगा। ठीक है, HX से ईथर विल टू डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स आर आल्सो क्लीव्ड इन द सेम मैनर। अगर दो अलग अलग एल्काइल ग्रुप हैं, मतलब अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये भी ऐसा कोई बॉन्ड टूटेगा HX यहाँ पर, ठीक
ठीक है, जो भी बॉन्ड मैंने आपको पूरा समझाया यहाँ पर HX और R-OH बन जाएगा। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड एज फॉलो, मैंने कहा था HI सबसे ज्यादा, फिर HBr, फिर HCl। द क्लीवेज ऑफ ईथर बॉन्ड टेक प्लेस विद कंसंट्रेटेड HI और HBr एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे ये लोग रिएक्शंस करते हैं। HCl को नहीं लिखा गया क्योंकि यही ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि वहां पर एसिड का काम होता है H+ देना, इस ईथर का प्रोटोनेशन करना, तब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता था। और ये दोनों लोग अच्छे एसिड की तरह काम करते हैं, क्योंकि एसिडिक क्वेश्चन का ऑर्डर भी इनका यही होगा। ये बहुत अच्छा एसिड है, ये भी अच्छा एसिड है, तो आप बताओगे अच्छे से वहां पर प्रोटोनेशन करेगा। चलो यहाँ पर एक मैकेनिज्म दिया गया, इसको ऐसा देख लेते हैं। मैंने आपको बताया, यहाँ पर देखते हैं, कह रहे द रिएक्शंस ऑफ ईथर विद कंसंट्रेटेड HI स्टार्ट विद प्रोटोनेशन ऑफ ईथर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर इस रिएक्शंस में अगर आप देखेंगे तो मैंने कहा, जैसे यहाँ पर मैंने मैकेनिज्म इसका बताया था, ये तो ये H+ और I- में टूटेगा, तो H+ जाकर के पहले ईथर के ऊपर जुड़ जाएगा इसके ऑक्सीजन से, ये होता है, इसका प्रोटोनेशन ऑफ ईथर हो जाता है और I- बन जाता है। ठीक है, फिर बताया गया रिएक्शन टेक प्लेस विद HBr और HI। क्यों इससे ज्यादा होता है? बिकॉज दीज रिएजेंट आर सफिशिएंटली एसिडिक। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका काम क्या, एसिडिक H को निकालना, और जो जितना अच्छा एसिड होगा उतना आसानी से H+ को रिलीज करेगा। फिर आप सेकंड स्टेप को देखें, सेकंड स्टेप में भी अगर मैं पहले आपको यहाँ पर इनकी मैकेनिज्म बता दूं, जब इसका प्रोटोनेशन ईथर का हुआ, ठीक है, यहाँ पर, तो अब क्या हो जाता है कि आयोडीन मॉलिक्यूल एक निक्लोफाइल बन करके छोटे वाले कार्बन चेन के साथ जुड़ना शुरू करता है, जिसके साथ देख रहे हैं यहाँ पर इसके साथ जुड़ता जा रहा है, ये बॉन्ड टूटता जा रहा है। तो एक समय आएगा इनके बीच का बॉन्ड ये कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, माइनस यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर I- जाकर के जुड़ करके मेथाइल आयोडाइड और CH3CH2OH, इनके साथ CH3CH2OH बना लेता है। फिर कह रहे हैं कि अगर जो एल्कोहल हमारा बना है CH3CH2OH, अगर HI हमारा एक्सेस में है तो फर्दर फिर से ये H+ निकालेगा, -H+ जाकर के यहाँ पर जुड़ेगा, इसका प्रोटोनेशन होगा, फिर से ये बॉन्ड टूटेगा -+ और यहाँ पर I- जाकर के जुड़ जाएगा। ऐसे I- एक तरफ से जुड़ रहे हैं, दूसरी तरफ से बॉन्ड टूट रहा है, तो आपको बताएंगे 2 कार्बन का मतलब इथाइल आयोडाइड भी बन जाता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर बताया गया। ठीक है, अगर इसको रीड करें तो यहाँ पर मैं रीड कर देता हूँ। आयोडाइड आयन इज अ गुड निक्लोफाइल, एक अच्छा खासा निक्लोफाइल है। इट अटैक द लीस्ट सब्स्टिट्यूएंट कार्बन ऑफ द ऑक्सोनियम आयन। कह रहे अब वो कहाँ पर अटैक करता है? ये एक अच्छा खासा निक्लोफाइल है जहां पर सबसे कम रुकावट है, सब्स्टिट्यूएंट मतलब सबसे कम ग्रुप जुड़े हुए, उसी कार्बन से जाकर के जुड़ना शुरू कर देता है इन स्टेप फर्स्ट, एंड डिस्प्लेस द एल्कोहल मॉलिक्यूल SN2 मॉलिक्यूल, और वहां पर रिएक्शंस करके एक एल्कोहल मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देता है। फिर बताया गया 10 इन द क्लीवेज ऑफ मिक्स्ड ईथर विथ 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड द एल्कोहल्स एंड एल्काइल आयोडाइड फॉर्म। अगर 2 डिफरेंट टाइप के हैं तो वहां पर एल्कोहल एल्काइल आयोडाइड्स बन जाता है। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, द प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी है तो क्या करेगा वहां पर? इट इज द लोअर एल्काइल ग्रुप्स दैट फॉर्म एल्काइल आयोडाइड, और वो भी SN2। अगर जब प्राइमरी आपको इधर उधर बहुत ज्यादा मिला तो प्राइमरी सेकेंडरी के ही रेंज में ही मिल रहा है, तो याद रखना वहां पर I वाला हमेशा लोअर वाले ग्रुप के साथ ही जाकर के जुड़ेगा, और कौन सी मैकेनिज्म? SN2 लगाएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं विथ HI इन एक्सेस अगर है तो आपको बताया ये रिएक्शन हो जाएगी। अब यहाँ पर आगे बता रहा है अगर टर्सरी उठा लिया तो क्या हो जाएगा, और बेंजाइल उठा लिया तो क्या होगा। However, when one of the alkyl is the tertiary group, the halide formed is the tertiary halide। तब halide जो बनेगा टर्सरी, अब इस बार बड़े वाले के साथ चला जाएगा, जैसे यहाँ पर, क्योंकि इसको पता है कि अगर यहाँ पर ये वाला बॉन्ड तोड़ा जाए -+ यहाँ पर बहुत मस्त कार्बोकेटायंस बनेगा, और वो अब I चला जाएगा किसके साथ? कार्बोकेटायन के साथ, यहाँ पर बड़े वाले के साथ। ये टर्सरी के केस में ही होता है। और यार ऐसा क्यों? ये असर्शन रीजन स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है। इट इज बिकॉज इन स्टेप 2 ऑफ द रिएक्शन द डिपार्चर ऑफ द लिविंग ग्रुप्स, ठीक है, OHOCH3 क्रिएट अ मोर स्टेबल कार्बोकेटायंस। ये क्योंकि जब यहाँ पर इससे जुड़ेगा H+ यहाँ पर जुड़ गया होगा, फिर इनको जब तोड़ेगा तो यहाँ पर मेथाइल एल्कोहल तो निकल जाएगा, साथ साथ एक कार्बोकेटायंस बनेगा ये, एंड द रिएक्शंस फॉलो। अब रिएक्शंस क्या हो जाती है? जब बना बनाया कार्बोकेटायन बनने लगे तो वहाँ पर SN1 मैकेनिज्म लगती है। फिर आपको यहाँ पर ये बताया गया है इन केस ऑफ एनिशोल के केस में मेथाइल फिनाइल ऑक्सोनियम आयन, एनिशोल के केस में ये जाकर के जुड़ा, ऐसा हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, ये और आपको पता है यहाँ पर जुड़ गया, लेकिन ये वाला बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो बॉन्ड यही टूटेगा, तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस आएगा, इसी पे जाकर के आयोडीन जुड़ जाएगा। फॉर्ड बाय द प्रोटोनेशन ऑफ ईथर द बॉन्ड बिटवीन द OCH3, ये वाला कमजोर होता है, इज वीकर देन द बॉन्ड बिटवीन द OC6H5O के बीच में। ठीक है, बिकॉज द कार्बन ऑक्सीजन, ये वाला, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन फिनाइल ग्रुप्स इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये तो टूटेगा नहीं, बचेगा यही टूटेगा। और यहाँ पर आपको ये टर्सरी वाले की मैकेनिज्म बताया गया ऊपर वाला, जब H+ यहाँ पर जुड़ेगा तो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा स्लोली, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस,
ये तो आपका अल्कोहल बन के निकल गया टर्सरी कार्बोकेटायन। अब इस पे क्या हो जाएगा, फास्ट रिएक्शन करेगा कौन, यहाँ पर I माइनस जाकर के यहाँ पर जुड़ जाता है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो भाई आपको यहाँ पर उसके बारे में फिर से बता रहे हैं, जो ये वाला था रिएक्शन उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ना। वहाँ पर मैंने आपको बताया था ये OCH3 ये वाला। ठीक है, ये इसमें कह रहा है कि बॉन्ड तो ये वाला टूटेगा, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस आएगा, इसको H प्लस मिल जाता है। तो ऐसे फिर कह रहा है देयर फॉर द अटैक ऑफ I माइनस आयन ब्रेक द OCH3 बॉन्ड, ये वाला। ठीक है, टू फॉर्म CH3I। फिनॉल डू नॉट रिएक्ट फर्दर टू गिव हैलाइड्स because sp2 hybridized carbons of phenol can not be undergo nucleophilic substitution reactions needed to a conversion of the halides। कह रहे अगर यहाँ पर ऐसा हुआ तो जैसे I माइनस जाकर के यहाँ पर जुड़ गया, ठीक है, इनसे, तो आप बताओगे यहाँ पर क्या हो जाता है, फिनॉल बन जाएगा और यहाँ पर मेथाइल आयोडाइड बन जाएगी। लेकिन इसका कह रहे हैं फर्दर अगर फिर से HI से रिएक्शंस कराएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पाया जा रहा है, आसानी से नहीं टूटता। वही आपको बताएगा। चलो इस रिएक्शन में कुछ एग्जांपल हैं, इसका सोल्यूशन भी दिया। आप खुद ऐसा बताओ, आपको लिखना है SN1 SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूशन नीचे दिया है। अब इनके लिए कौन सा मैकेनिज्म लगेगा जब HI से रिएक्शंस कराएंगे तो SN1 के SN2। आप बताओगे पहले इनको देखा प्राइमरी, इनको देखा ये भी प्राइमरी है, हम इनसे डिग्री देखेंगे इनसे नहीं, ये प्राइमरी है। तब बताओगे भाई दोनों साइड प्राइमरी दिख रहा है तो SN2। ठीक है, और इधर आता है एक साइड आपको टर्शरी दिखा और एक साइड प्राइमरी, तब बताओगे क्या बोलोगे, कोई भी एक साइड टर्शरी दिखा तब बताओगे तुरंत के तुरंत भाई यहाँ पर SN1, और किसके साथ जाएगा, बड़े वाले के साथ। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर अगर देखें भले आपको ये बेंजीन दिख रहा है, यहाँ पर आपको प्राइमरी दिख रहा है, लेकिन आपको पता है ये बॉन्ड एक बार तोड़ के तो देखो बेंजाइल कार्बोकेटायन, तो बताओगे स्टेबल कार्बोकेटायन, तो यहाँ पर तुरंत के तुरंत मैकेनिज्म बदलेगा, SN1 करेगा। ठीक है, उसी के साथ प्रोडक्ट आपको बताया गया। चलिए अगली रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, इनको देखते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पर दूसरी रिएक्शन यहाँ पर एरोमेटिक रिंग के साथ, एरोमेटिक ईथर के साथ बात होगी। और हमें यहाँ पर यह पता होना चाहिए अगर कोई भी OR ग्रुप लगा है, आपको पता है ये OR ग्रुप क्या हो जाता है, ये एक प्लस M इफेक्ट देता है। क्या करता है, प्लस M इफेक्ट देता है। इसका मतलब ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। ठीक है, ये हमें ध्यान देना, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पर भेजता है। और सेम वही सारी चीज़ें हैं जैसे हम लोग आगे पढ़े, वैसे सेम यहाँ पर भी करना है, कुछ बहुत ज़्यादा नई चीज़ें नहीं देखनी है। नंबर 1 यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, हेलोजिनेशंस, हेलोजिनेशंस कराते हैं। ये हो जाता है OCH3, इसको हम कहते हैं एनिशॉल। और कह रहे अगर इसका हम ब्रोमिनेशंस कराते हैं, याद रखना ब्रोमिनेशन, वैसे ज़्यादातर जब भी हेलोजिनेशंस कराते हैं, ज़्यादातर हम जब भी हेलोजिनेशंस कराते हैं हमें एक लिविस एसिड की जरूरत होती है, FeCl3 FeBr3 HCl3 कुछ भी। लेकिन यहाँ पर इसके पास भी अच्छा खासा एक्टिवेटिंग पावर पाया जाता है। अगर आपको याद हो, जब मैंने प्लस M पढ़ाया था रिएक्शन मैकेनिज्म में, आपको OR OH इन सबको स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग में रखा था। तो कह रहे इनकी जरूरत नहीं है कि किसी हम लिविस एसिड की यूज करें। हाँ, माध्यम के लिए अगर बात करते हैं यहाँ पर हम एसिटिक एसिड का यूज कर सकते हैं। तो इसकी प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप बताओगे Br+ निकल के आएगा और Br+ इनके हिसाब से ऑर्थो और पैरा पर जाकर के जुड़ जाएगा। आप बताओगे यहाँ पर OCH3, यहाँ पर Br और प्लस यहाँ पर बताएंगे OCH3, यहाँ पर पैरा पर Br। और आपको पता है पैरा वाला क्या हो जाएगा, मेजर, और ये हमारा माइनर। ठीक है, ये हेलोजिनेशंस हो जाता है। फिर अगला अगर हम बात करते हैं नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन की बात करते हैं यहाँ पर H2SO4 और क्या यूज करते हैं भाई, HNO3। और यहाँ से कौन निकल के आएगा बताओगे, NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप आएगा तो अब ये जाकर के इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पर कहीं पर भी जुड़ सकता है। ये सारी बातें आपको पता है, बेंजीन रिंग के ऊपर जो जुड़ा है उसी के ऊपर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाएगा। ठीक है सर।
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सल्फोनेशन, पैरा वाला हमेशा मेजर होगा, ये आपको ध्यान देना। यहाँ पर इसको एनिसोल कहते हैं, ये याद रखना, एनिसोल की रिएक्शंस करा रहे हैं। और कह रहे हैं सल्फोनेशन में कह रहे कुछ नहीं, आप कंसंट्रेट H2SO4 यूज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर SO3H सल्फोनिक एसिड ग्रुप जा करके ऑर्थो पैरा पर जुड़ जाएगा, SO3H, और प्लस यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इनकी OCH3 SO3H, ठीक है। ऑर्थो पैरा पर जाकर के जुड़ जाएगा और पैरा वाला हमेशा आपका मेजर ही होगा। चलो अब इसी में अगर हम लोग बात करते हैं फ्रेडल क्राफ्ट की रिएक्शंस, उसको भी देख सकते हैं। चलो इसको भी देखते हैं यहाँ पर। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस, और हमें पता है फ्रेडल क्राफ्ट की कितनी रिएक्शंस है, 2 रिएक्शंस। नंबर 1 अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्काइलेशन, सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, एल्काइलेशन रिएक्शन, और दूसरा होगा एसाइलेशन। तो सेम वही सारी चीज़ें, बस आने वाले इलेक्ट्रोफाइल जो भी ये बनाएंगे उसको ऑर्थो पैरा पर जोड़ देना। जैसे मैंने यहाँ पर CH3Cl यूज़ किया और इसकी रिएक्शन किससे करा दी, एनहाइड्रस AlCl3 से। तो ये यहाँ पर क्या करेगा, इसको तोड़ करके यहाँ पर प्लस जनरेट करेगा, ये रहा आपका मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। फिर सेकेंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, वो एसाइलेशन, एसाइलेशन रिएक्शन। और यहाँ पर अगर हम देखें एसाइलेशन के लिए, आपको पता है जैसे यहाँ पर इथेनॉइल क्लोराइड इसको कह सकते हैं ना, इसकी रिएक्शन AlCl3 से करा रहे हैं। तो आपको पता है सब कुछ आप बेंजीन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, ये ग्रुप आकर के यहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर COCH3, इसको कह सकते हैं वही फंक्शनल ग्रुप है, कीटोनिक है, ये साइड चेन की तरह काम करेगा OCH3 के रेस्पेक्ट में। तो आप कह सकते हैं 2-मेथॉक्सी एसिटोफिनॉन, और वही अगर हम यहाँ पर ऐसा जोड़ें और ये यहाँ पर जाकर के जुड़ रहा है COCH3, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप 1, ये 4-मेथॉक्सी एसिटोफिनॉन, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। सब कुछ वही है, यहाँ पर कुछ नया नहीं था, बस आपको ध्यान देना था नाइट्रेशन कैसे कराना है, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, ठीक है, और एल्काइलेशन, एसाइलेशन। चलो अब इसको रीड करते हैं यहाँ पर बुक में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस कहता है द एल्कोक्सी ग्रुप OR ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, हर किसी को पता है, एंड एक्टिवेट द एरोमेटिक रिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस इन द सेम वे जैसे कि फिनॉल करता था। उसका एरोमेटिक यहाँ पर आपको बताया गया, माइनस है, यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर माइनस, इसे आ रहा है ऑर्थो पर, पैरा पर, फिर ऑर्थो पर आ जाता है। सारी बातें आपको वहाँ पर पढ़ाई जा चुकी है, रिएक्शन मैकेनिज्म ये सब क्लियर किया गया था वहाँ पर। हैलोजिनेशन, फिनाइल एल्काइल ईथर अंडरगो यूजुअल हैलोजिनेशंस इन द बेंजीन रिंग्स, एग्जांपल जैसे एनिसोल अंडरगो ब्रोमिनेशंस विद ब्रोमीन इन इथेनोइक एसिड, कह रहे किसके बिना, इवन इन द एब्सेंस ऑफ आयरन थर्ड ब्रोमाइड, FeBr3 के बिना भी रिएक्शंस हो जाती है। ऐसा क्यों, इट इज ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग बाय द मेथॉक्सी ग्रुप्स, पैरा आइसोमर इज ऑब्टेन्ड मेजर, और वो भी कितना, 90%। जैसे यहाँ पर इथेनोइक एसिड, कोई भी लेविस एसिड नहीं यूज कर रहे, मैंने कहा Br+ निकल के आएगा, वो इनके हिसाब से पूछेगा भाई कहाँ जुड़े, कहेंगे देखो ऑर्थो और पैरा पर ही हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो वहाँ पर जाओ। पैरा वाला मेजर होता है कितना बताया गया, 90%, तो ऑर्थो वाला कितना होगा, केवल बेचारा 10% होगा, ठीक है, माइनर। फिर आपको कह रहे हैं फ्रेडल क्राफ्ट की रिएक्शंस, और फ्रेडल क्राफ्ट की 2 रिएक्शंस है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर एनिसोल undergo Friedel Crafts reaction, that is the alkylation acyl groups are introduced to ortho and para positions by the reaction with alkyl halides and acyl halides in the presence of anhydrous aluminum chloride, जो कि एक लेविस एसिड या फिर कैटलिस्ट की तरह काम करता है। जैसे यहाँ पर देखें अगर हम इसको, यहाँ पर एनिसोल की रिएक्शन जब मेथाइल क्लोराइड से कराएगी तो बता कि इसने क्या किया, इनको तोड़ लिया माइनस ग्रुप में, यहाँ पर प्लस आया, जाकर के ऑर्थो पैरा पर जुड़ा और पैरा वाला मेजर, ठीक है, इसको कह सकते हैं 4-मेथॉक्सी टोल्यूइन। अब यहाँ पर आते हैं,
यहाँ पर इथेनॉइल क्लोराइड से कराया गया या फिर एसिटाइल क्लोराइड भी इसको कहते हैं। तो ये जाकर के यहाँ पर ये ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाएगा ऑर्थो पैरा पर। तो आप बताएंगे 2-मेथाइल, तो 2-मेथॉक्सी इसको कहते हैं कॉमन नेम एसिटोफिनॉल। ये माइनर और पैरा वाला क्या हो जाएगा, मेजर हो जाता है। चलो यहाँ पर अगर बात करते हैं नाइट्रेशंस की, तो नाइट्रेशन में कहा गया कि नाइट्रेशन एनी सॉल्ट रिएक्ट विथ अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड्स एंड नाइट्रिक एसिड यील्ड अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनिसोल। अब देख रहे हैं यहाँ से NO2 निकल के आएगा, NO2 प्लस, ऑर्थो पर पैरा पर जाएगा। सबको पता है ऑर्थो वाला भाई माइनर होगा, इसका नाम लिखेंगे क्या कहते हैं 2 नाइट्रो एनिसोल 4 नाइट्रो एनिसोल, ये 4 वाला आपका मेजर हो जाएगा। ठीक, ये हो जाता है। अब आपको यहाँ पर इंटेक्स का क्वेश्चन है वो देखना है। यहाँ पर इंटेक्स के क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपको बताया गया इंटेक्स में, कह रहे कि राइट द विलियमसन सिंथेसिस, किसके लिए, कह रहे कि हमें ये एक ईथर बनाना है 2-इथॉक्सी 3-मेथाइल पेंटेन, और वो भी कह रहे हैं कि आपको इथेनॉल दिया जा रहा है और यहाँ पर 2 एल्कोहल दिए जा रहे हैं 3-मेथाइल पेंटेन टू ऑल, उसी से आपको वो बनाना है। तो चलो हमसे यहाँ पर जो बनाया जा रहा है, जो यहाँ पर 11.10 का आपको बता रहा है, तो उनकी बात कर रहा है। तो इसके लिए अगर मैं इसको लिखूँ, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन ऐसे 1 2 3 4 5, ये दूसरे पे इथॉक्सी, इथॉक्सी को हम ऐसे लिख सकते हैं ऐसे 2 कार्बन का ना इथर, ये इथॉक्सी, और तीसरे पे मेथाइल ग्रुप है, ये इसी को बनाना है। आपको बनाने के लिए अगर आप देखा जाए ईथर वाला ही तो कंपाउंड है, ऑक्सीजन के इधर 2 कार्बन और इधर इतने सारे लोग हैं, और हमें क्या दिया गया यहाँ पर इसको बनाने के लिए, याद रखना हमारे पास इथेनॉल है, ये कह रहे ये रहा CH3 CH2OH है, और दूसरा क्या दिया जा रहा है आपको बता रहे यहाँ पर पेंटेन 5 कार्बन, यहाँ पर CH3 और CH2 CH3, यहाँ पर CHOH CH3, ये रहा, ये 2 लोग हैं हमारे पास, इन्हीं की मदद से हमें ये बनाना है। याद रखना अगर एल्कोहल की बात आती है, एल्कोहल को हम हैलाइड्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ईथर बनाने के लिए हमें विलियमसन ईथर सिंथेसिस को पकड़ना पड़ेगा। इसमें से किसी एक कार्बन को एल्काइल हैलाइड में बदलना, एक को सोडियम एल्कोक्साइड में, और आपको पता है हैलाइड हमारा बड़ा होना चाहिए छोटा छोटा, तो इसका मतलब यहाँ पर ये वाला क्या होना चाहिए आपका हैलाइड। आप कहीं इसकी रिएक्शन SOCl2 से करा देते हैं, तो ये आपका बन जाएगा CH3 CH2Cl, और जब इनकी रिएक्शंस कराते हैं यहाँ पर सोडियम से करा देते हैं, तो सोडियम क्या, इसके H को हटा करके यहाँ पर एल्कोक्साइड ग्रुप बना देगा, CH3 CH2, यहाँ पर CH, अब बताओगे CH3, और यहाँ पर CHONA, और यहाँ पर CH3। याद रखना इन दोनों की आपस में रिएक्शंस कराएंगे, इनकी और इनकी, तो क्या हो जाएगा ये, तो जा करके यही बनाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एल्काइल हैलाइड हो जाता है यहाँ पर, और ये जा करके इस Na को हटाकर ऐसे कह सकते हैं ये जुड़ जाएगा, तो आपको देखो यही तो बन जाएगा 2 कार्बन का, क्लोरीन हटेगा, इनसे जाके जुड़ जाता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ। नेक्स्ट आपको कहता है 11.11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट सेट ऑफ द रिएक्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-मेथॉक्सी 4-नाइट्रोबेंजीन। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, कह रहे 1 पे मेथॉक्सी 4-नाइट्रो, ठीक है, बेंजीन, ये बनाना है। कह रहे दोनों में से कौन सा सेटअप आपके लिए ठीक होगा। देखो ये अगर हम चाहते हैं कि ये जा करके यहाँ पर जुड़ जाए और ऐसा बन जाए, कि ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपका ये एराइल है, पार्शियल डबल बॉन्ड, ये टूटेगा ही नहीं। हाँ, यहाँ पर हमने एरोमेटिक वाले को क्या किया, एल्कोक्साइड बना दिया यहाँ पर, ये तो ये जाकर यहाँ पर हटाएगा, Br के साथ निकल लेगा और इससे जाकर के जुड़ जाएगा। आप बताओगे ये वाला सेटअप आपके लिए परफेक्ट होगा। ठीक है, चलो यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आपको बताया है कि प्रोडक्ट आपको बताना है। आपको सबसे पहले बताया यहाँ पर ईथर के सामने HX आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको ये देखना था। और इधर कोई आपको बताओ, यहाँ पर आपको कोई टर्सरी बेंजाइल मिल रहा है? नहीं। अब बताओ ये तो मेथाइल यहाँ पर प्राइमरी है, तो अब बताओ कौन सा मैकेनिज्म, SN2। और आपको बताइए यहाँ पर किसके साथ भेज देना है इसको, छोटे वाले के साथ। अब बताओ यहाँ पर CH3Br, और उसके बाद बचा हुआ कार्बन 3 कार्बन का अल्कोहल बन जाएगा, CH3 CH2OH आ जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, आपको पता है ये वाला बॉन्ड तो टूटेगा नहीं भाई, यही टूटेगा, तो यहाँ पर इन्हीं के साथ हेलोजन चला जाएगा। बताओ कि C2H, या फिर एरोमेटिक इथर जब भी आएगा आप याद रखना वहाँ पर क्या बन जाएगा, फिनॉल। ये रहा आपका फिनॉल।
नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 HNO3। आपको पता है यहाँ पर नाइट्रेशन की बात कर रहे हैं, NO2 प्लस निकल के आएगा। इसके रिस्पेक्ट में चाहे ऑर्थो पर जोड़े चाहे पैरा पर जोड़े, OC2H5 ऑर्थो पैरा कहीं पर जोड़ दो, मैं पैरा वाला मेजर होता है तो इसी को लिख देता हूँ। और यहाँ पर बताओ, ये याद रखना जल्दबाजी नहीं, ये टर्सरी है और यहाँ पर ये, तो बताओ कि इसका मतलब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, टर्सरी कार्बोकेटायन बन रहा है। अब ये I माइनस बड़े वाले के साथ जाएगा, इसको ओपन करके लिखूँ तो ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर C2H5OH बन जाता है, ठीक है। तो इतना हो जाता है और यहाँ तक आपका चैप्टर क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नया चैप्टर लेकर के आएंगे और उसको रिवाइज करेंगे और उसको पहले वहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे पढ़ने का तरीका था वो आपको बताया, ठीक है। तो आज इतना हम लोग करते हैं, थैंक यू।